ये है कमाई का अड्डा। CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और ये हफ्ता वैसे एक्सपायरी वाला है तो वॉलेटिलिटी जोर पकड़ती हुई दिखाई दे रही है। डे लो से हम रिकवर कर चुके हैं, लेकिन क्लोजिंग कहां पर होगी उस पर करेंगे बातचीत। पहले हेडलाइंस। बाजार में निचले स्तरों से शानदार रिकवरी। निफ्टी नीचे से 125 और निफ्टी बैंक करीब 500 अंक सुधरा। बजाज फाइनेंस, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और ICICI बैंक ने भरा जोश। मंथली एक्सपायरी के दिन मिड कैप निफ्टी में भी 400 अंकों की रिकवरी। फंड जुटाने पर बोर्ड बैठक से पहले 4.5% तक भागा बजाज फाइनेंस। दिग्गज ब्रोकरेज भी शेयर पर है बुलिश। CLSA ने दिया है 9,500 का टारगेट, तो जेफरीज का टारगेट है 8,830 का। ग्लोबल बाजारों में दाम 12 साल की ऊंचाई पर पहुंचने से चीनी शेयर दौड़े। बलरामपुर चीनी 6% से ज्यादा चढ़ा। साथ ही शेयर अनुपात धामपुर और द्वारिकेश में 4 से 7% की तेजी। और करीब 17,000 करोड़ के टैक्स नोटिस से डेल्टा कॉर्प 17% टूटा। GST विभाग के नोटिस को अदालत में चुनौती देने का कंपनी ने जताया इरादा। डाबर प्रमोटर बर्मन फैमिली ने रेलिगेयर में हिस्सेदारी 6% बढ़ाई। अब कंपनी में परिवार की 26% हिस्सेदारी। अतिरिक्त 26% हिस्से के लिए किया ओपन ऑफर। आज रेलिगेयर का शेयर 5% नीचे। और बाजार में बढ़ सकते हैं F&O के ट्रेडिंग घंटे। NSE ने प्रस्ताव सेबी के पास भेजा। पहले चरण में शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक शुरू हो सकती है ट्रेडिंग। कैश में 5 बजे तक ट्रेडिंग का प्रस्ताव। के तो सोचना पड़ेगा क्या करना है। कैश वाला वाज अ बिट ऑफ अ सरप्राइज। नहीं, वो तो होना है। 5 बजे तक तो खैर NSE बना चुका है। और F&O एक्चुअली कैश को छेड़ने की जरूरत नहीं। कैश को तो मुझे लगता है कम कर देना चाहिए क्योंकि सारे वॉल्यूम्स F&O में जा रहे हैं और F&O में आप फिर आराम से घर बैठ के करिए। हाँ, नहीं वैसे भी मतलब हाँ, बाकी F&O में काफी इंटरेस्टिंग है ना। एक तरफ खैर ये सब पे लागू होता है, शायद कुछ हद तक हम पे भी लागू होता है कि एक तरफ तो हम बोलते रहते हैं कि ऑप्शंस में लॉस है, दूसरी तरफ ऑप्शंस की इतनी ट्रेड लेते हैं या फिर फ्यूचर्स की इतनी ट्रेड लेते हैं। अब सारा व्यूअरशिप ही वहीं पर है, सारा का सारा जिसे कहते हैं ट्रेडिंग बेस ही वहीं पर शिफ्ट हो रहा है। अब सेबी का भी डेटा आ रहा है एक तरफ से कि 90% F&O ट्रेडर्स लूज मनी। F&O इज नॉट फॉर रिटेल। साफ साफ बोल दिया जाता है F&O इज नॉट फॉर रिटेल। और अभी घंटे बढ़ रहे हैं फिर F&O की। भाई इंस्टीट्यूशंस के पास तो गिफ्ट निफ्टी है, वहां पे जाके कर सकते हैं वो जो करना है उनको। तो ये मतलब काफी इंटरेस्टिंग है। मेरे ख्याल से पैसा बोलता है एट द एंड ऑफ द डे। तो जहाँ पैसा है वो वही होगा। अल्टीमेटली पैसा F&O में है सारा का सारा, तो सबके लिए अल्टीमेटली फायदा तो वही है। इसके लिए सब वहीं पर शिफ्ट करेंगे। खैर एनीवे, इस पर आएंगे बाद में। पहले मार्केट की बात कर लेते हैं। आज तो 3:30 बजे तक की ट्रेडिंग होनी है, तो जब तक है 3:30 बजे तक तब तक एंजॉय करिए उसको। और आज अच्छी रिकवरी मार्केट में लोअर लेवल से, और बैंकों ने लीड किया उसको। आज एक बहुत शानदार रिकवरी को लीड किया। हालांकि पिछले 15 मिनट में वापस एक हल्की सी सेलिंग आई है हायर लेवल से। लेकिन जो आज एक इंटरेस्टिंग चीज हुई, सुबह हर्षदा हमने 19611 का एक जिक्र किया था कि 19611 पर अगर स्टेबिलिटी मिले तो शायद एक बाय ट्रेड इनिशिएट होगी। 19611 को मार्केट ने आज डिफेंड किया। 19601 तक गए लेकिन डिफेंड किया। और अभी मैं एक बार ये हो जाए मामला, उसके बाद मिड कैप ऑप्शंस पर एक बात करेंगे। बहुत शानदार चीजें हुई हैं वहां पर, उस पर आऊंगा मैं अलग से। लेकिन रिकवरी है मिड कैप इंडेक्स में भी शानदार है। इनफैक्ट बहुत बढ़िया रिकवरी ओवरऑल मार्केट में। अनुज, मेरे को लग रहा था कि आज शायद वो निचले स्तर पर हम फंस जाएं, और जो सुबह में बातचीत हो रही थी कि 19,550 वाला इंपॉर्टेंट लेवल है, वो टेस्ट करने वाली नौबत लग रही थी आएगी। बिल्कुल, सुबह लग रही थी। 19,601 तक हम टूटे। लेकिन जो मार्केट संभला है ये प्राइमरीली क्योंकि ये वॉलेटिलिटी आई है और एक्सपायरी वाला हफ्ता है उसके लिए है, या फिर अब डिप्स पर लोग कॉन्फिडेंट लग रहे हैं कि थोड़ी बहुत निबलिंग शुरू की जाए, खरीदारी शुरू की जाए? देखिए हर्षदा, इवेंचुअली क्या है, मार्केट एक लाइन में नहीं गिरेगी। अगर मार्केट को गिरना है, ये मार्केट का टेक्सचर सेल ऑन रैली का है। जब तक 19,800 नहीं निकल जाता तब तक ये मार्केट सेल ऑन रैली का ही रहने वाला है। इसमें भी मुझे कोई डाउट नहीं है।
इंट्राडे में लेकिन इस तरीके की रैलीज होती रहेंगी। देखिए असली टेस्ट मार्केट का होगा 19,780 पर, जो है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। कल भी हमारा हाई 19,796 था, कल मतलब फ्राइडे को। आज भी मेरे ख्याल से असली टेस्ट वहीं पर होगा मार्केट का। ये बीच बीच में रैलियां आएंगी, क्योंकि वन वे में मार्केट कभी कोई चीज नहीं करता है। जब भी आप कंफर्टेबल होने लगते हैं ना किसी ट्रेड को लेकर, मार्केट उसके अगेंस्ट ट्रेड देता है। हर कोई कंफर्टेबल था लॉन्ग को लेकर, मार्केट ने शॉर्ट कर दिया। अब हर कोई कॉन्फिडेंट हो गया था कि मार्केट में सिर्फ शॉर्ट ट्रेड ही चल रहा है, तो आज मार्केट ने एक लॉन्ग ट्रेड दे दिया। ये सब होता रहेगा, लेकिन मेरे ख्याल से लो डिफेंड करना जरूरी है। 19,600 नहीं डिफेंड हुआ तो 19,550 और 19,600 की इंपॉर्टेंस एक इसलिए भी थी कि पूरी रैली का 66% रिट्रेसमेंट जोन वहीं पे था। 19,550 इंपॉर्टेंट है उसके हिसाब से, अदरवाइज 19,300 तक हम जा सकते हैं। बैंक निफ्टी की जहां तक बात है, 45,000 टू 45,100 जोन है। ये अगर निकाल लिया आपने तो बड़ी शॉर्ट कवरिंग होगी, लेकिन मुझे चांसेस कम लग रहे हैं। मुझे यही लग रहा है कि ये रैली शॉर्ट कवरिंग रैली है, जितनी देर चल रही है एंजॉय करिए उसको, लेकिन ऐसे नहीं होगा कि एचडीएफसी बैंक एक दिन में बॉटम हो गया। ये इस तरीके से नहीं होगा। इन स्टॉक्स में ना एक बार गिरावट आने के बाद ये स्टॉक वी शेप में रिकवरी नहीं करते हैं, उसके बाद लंबा कंसोलिडेशन होता है। तो ये अब आप भूल जाइए, अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि एचडीएफसी बैंक वापस 1600 कल ही परसों में हो जाएगा, वो नहीं होने वाला है, टाइम लगेगा उसमें। तो इसके लिए ये जो रैली है इसको मैं थोड़ा सस्पेक्ट तरीके से ही देखूंगा। हो रही है अभी रैली, अच्छी बात है, एक बीच में आगे इंट्राडे रैली, लेकिन 45,100 अगर नहीं क्रॉस हुआ फिर फिसले तो फिर और गिरेंगे, इस चीज का भी ध्यान रखेगा। तो वो तो फिलहाल स्तर दूर ही लग रहा है। लेकिन मिड कैप्स में जो टर्न अराउंड देखने को मिला अनुज, क्योंकि यहाँ पर भी लग रहा था कि स्थिति थोड़ी बहुत डगमगा रही है। आज प्राइस एक्शन कैश मार्केट में तो 150 पॉइंट का ऊपर है, इंट्राडे में आई थिंक 200 पॉइंट्स तक की रैली भी देखने को मिली, लेकिन ऑप्शंस में उससे ज्यादा गेन्स। वहां पर क्या एग्जैक्टली हो रहा है? हाँ हर्षदा, मिड कैप ऑप्शंस में क्या हो रहा है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और आज सुबह सुबह मैंने एक चीज बताई थी कि आज की जो एक्सपायरी है वो मंथली एक्सपायरी है, और जो एडवांस हो गई एक हफ्ते पहले। हाँ। और 29 नहीं, वो वहीं की वहीं थी, एडवांस कुछ भी नहीं हुआ है। आज की एक्सपायरी मंथली एक्सपायरी है। 29 तारीख को एक्सपायरी इसलिए हुई क्योंकि 2 अक्टूबर को छुट्टी है, तो वो 29 को आ गई। तो अब ये बात पहले सोची नहीं गई होगी ऑब्वियसली, जो भी है मंथ के एंड की जो एक्सपायरी है वो उस हिसाब से हो गई। लेकिन आज जो बैंक जो निफ्टी मिड कैप के ऑप्शंस में हुआ है वो बहुत इंटरेस्टिंग हुआ है। सुबह से 3-4 ट्रेड्स हुई। सुबह पहले जब मैं स्टूडियो में था मैं नोटिस कर रहा था 89.75 की पुट, अब तो हम 9,106 पे आ गए। 89.75 का ही लो था हमारा। 89.75 की पुट 50 पैसे से 20 रुपए पहुंची, और उसके तुरंत बाद अराउंड उसी टाइम पर 10 मिनट में वो जो ट्रेड थी जिसमें आपको 39% रिटर्न, ये रिटर्न कहना गलत है एक्चुअली, और इतना भागा वो। और उसके बाद 200 अंकों की गिरावट आई, और जो मिड कैप 9,000 का पुट था उसका भाव भी 1 रुपए से 30 रुपए का। ये देखिए, ये जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना आपको, ये मिड कैप सेलेक्ट की 89.75 का पुट है, जो 20 पैसे से 50 पैसे से सीधा 20 रुपए हुआ। और अगर आप दूसरा 9,000 का पुट दिखा दें, 9,000 का पुट भी 1 रुपए से 30 रुपए हुआ। ठीक है, उसके बाद 12:09 पर तेजी हुई, ये मंदी की ट्रेड प्ले हुई। 12:09 पर तेजी हुई। 9,075 की कॉल, 1 रुपए 75 पैसे वाली कॉल विद इन 15 मिनट 47 रुपीज तक पहुंची। वो ग्राफिक आएंगे तो उसमें देखिएगा आप, 47 रुपीज तक पहुंची ये। ठीक है, और 60 पैसे की कॉल 9100 की 28 रुपए 55 पैसे हुई। लेकिन फिर कह रहा हूं, ये जो रिटर्न्स मिले वगैरह इस पे मत जाइए। अगर आप सेलर हैं, ऑप्शन सेलर, तो इस चीज का ध्यान रखिए, ये एक्सपायरी वाले दिन आपको बहुत बुरा फंसा सकती है। जो कई लोगों के अंदर ये चस्का लग जाता है कि 2 रुपए का ऑप्शन बेच दो, 5 रुपए का ऑप्शन बेच दो। अब वो जो फ्रीक ट्रेड हुई थी, अब कहने को फ्रीक ट्रेड थी, लेकिन वो इसलिए हुई थी ना, किसी ने बेच दिया था ये सोचकर कि ये 4-5 रुपए तो मुझे मिल ही जाएंगे, और एक स्टॉप लॉस लगा दिया था। उसके बाद वो जिस तरीके से आगे जाके फिल हुआ। तो नेकेड ऑप्शन सेलिंग में रिस्क है, इस चीज को समझिए। और ये बहुत अच्छा लगता है हाइंडसाइड में कि वो 1 रुपए वाली कॉल 40 हो गई, मैं ले लेता तो काश। होता नहीं ऐसा। अब आप अगली बार करने जाएंगे तो उल्टा होगा इसका। तो इसके लिए ये थोड़ा सा केयरफुल रहें। इसके ये बताने का यहाँ पर एम यही था। ये एम बिल्कुल नहीं था ये बताने के लिए कि आप अब 1-1 रुपए की कॉल लीजिए, अगली एक्सपायरी में वो 40 रुपए हो जाएगी ना, बिल्कुल नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। कभी कभी ऐसे मौके आते हैं, वो कभी कभी दिख जाता है कि ऐसा मौका आ रहा है, चेस करना चाहिए। लेकिन मेन मुद्दा ये है बताने का कि ऑप्शन सेलिंग में थोड़ा केयरफुल रहिए। पर इतने वाइल्ड मूव्स क्यों देखने को मिल रहे हैं अनुज? इज इट जस्ट प्राइमरली वॉलेटिलिटी है, एक्सपायरी का दिन है इसीलिए वो है, ये कुछ और पक रहा है यहाँ? बहुत अच्छा सवाल है ये बहुत अच्छा सवाल है। इसका मैं रीजन बताता हूँ। मेरे ख्याल से अभी तक ना, बिकॉज ये दोनों प्रोडक्ट्स नए हैं, मिड कैप सेलेक्ट और फिन निफ्टी। फिन निफ्टी तो खैर फिर भी काफी एक्टिव हो चुका है, मिड कैप सेलेक्ट फिर भी थोड़ा नया है, और अब मंडे को एक्सपायरी शिफ्ट हो गई है। मुझे लग रहा है अभी भी ना
इक्विलिब्रियम प्राइस लोग ढंग से निकाल नहीं पा रहे हैं कि एक ऑप्शन किस प्राइस पर ट्रेड करना चाहिए, वरना ऐसा नहीं होना चाहिए कि आधे % की रैली में एकदम से इतना मूव आ जाए। और एक चीज, 25 पॉइंट की स्ट्राइक का क्या मतलब है? 25 पॉइंट की स्ट्राइक क्यों आपने रखी हुई है? 50 पॉइंट की निफ्टी में है ना, बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट की, चलिए आप कह सकते हैं कि थोड़ा लोअर इंडेक्स, लेकिन 25 पॉइंट ये बना ही वॉल्यूम के लिए कि वॉल्यूम आएंगे यहाँ पर बहुत ज्यादा, इसके लिए बना है। तो ये थोड़ा सा अगेन जैसा आपने कहा, इसमें इशू क्या होता है, मूव आता है 50 पॉइंट का, लेकिन ऑप्शन एकदम से 4 गुना हो जाता है, 5 गुना हो जाता है। तो इसमें दिक्कत क्या है ना, इसमें फिर वो सवाल उठता है कि कहीं एक्सपायरीज में इंडेक्स मैनेजमेंट तो नहीं होती है। बहुत समय पहले तक ये सवाल इवन निफ्टी के लिए उठता था कि कहीं इंडेक्स मैनेजमेंट तो नहीं होती है। फ्राइडे पे सेंसेक्स पे उठता है कि सेंसेक्स की इंडेक्स मैनेजमेंट तो नहीं होती है। तो ये आज निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट की कोई किसी लेवल पे इंडेक्स मैनेजमेंट हुई है क्या, ये मेरे ख्याल से एक सवाल उठता है। खैर जो भी है, ट्रेडिंग तो हुई है और जबरदस्त ट्रेडिंग हुई है। इतने वॉल्यूम है ना हर्षदा, ये आज के जो वॉल्यूम है निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट के, ये ऑलमोस्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी की जो वीकली एक्सपायरी होती है उसको मैच करते हैं। उस लेवल के वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम तो है यहाँ पे। और वॉल्यूम शायद आगे बढ़ता हुआ भी दिखाई दे सकता है, जिस तरह से बाजार के ट्रेडिंग आज एक्सटेंड करने की दरअसल स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल एनएसई ने अब सेबी को ट्रेडिंग वक्त बढ़ाने के लिए प्रस्ताव भेज दिया है। अब इसमें क्या क्या प्रस्ताव में सामने निकल कर आया है, क्या प्रपोजल है एग्जैक्टली, इसी पर हमारे संवाददाता यश जैन ने बात की एनएसई के चीफ बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर श्री राम कृष्णन से। उसका एक अंश आपको सुनाते हैं। बहुत समय से हमको कोई ना कोई सेगमेंट से ये रिक्वेस्ट आता रहा कि एक्सटेंड कीजिए टाइमलाइन। आपको तो सभी ने एनेबल किया है रात के 11:55 तक जाने के लिए इक्विटी डेरिवेटिव्स में, और कैश इक्विटीज में भी 5 बजे तक हम एक्सटेंड कर सकते हैं। इसलिए हमने पिछले दिसंबर में ये टॉपिक ओपन किया था डिस्कशंस के लिए विथ वेरियस स्टेक होल्डर्स, नॉट जस्ट डोमेस्टिक, बल्कि बाहर के इन्वेस्टर्स भी, फॉरेन इन्वेस्टर्स भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो हमने सबके साथ विचार विमर्श किया है पिछले 9 महीनों में, और उनका ही फीडबैक, उनका ही सजेशन ये है, वर्किंग कमेटी का सजेशन ये है कि हमको एक सेशन शाम को रखना चाहिए 6 से 9 बजे के बीच में। और सजेशन ये भी था कि सिर्फ इंडेक्स ऑप्शंस और फ्यूचर्स ऑफर किया जाए ये टाइम में, और सिंगल स्टॉप ऑप्शंस फ्यूचर्स वगैरह बाद में सोच सकते हैं। तो उसके कमिटी के सजेशन के हिसाब से हमने सेबी में प्रपोजल भेजा है फॉर अप्रूवल, और जैसे ही उनका अप्रूवल आएगा टाइमलाइंस फाइनलाइज करके रोल आउट करने का प्लान है। आपने कहा एक छोटा सेशन 6 से 9 बजे के बीच में रखा जाए, जिसमें खाली इंडेक्स पे फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेड होंगे। आपको लगता है ये पूरी तरीके से एक हेज करने का अपॉर्चुनिटी देता है? क्या आपको लगता है अगर ये सक्सेसफुल हो तो आपको स्टॉक फ्यूचर्स पे भी ध्यान देना चाहिए, और टाइम इवेंचुअली अगर 6 से 9 का पीरियड सक्सेसफुल होता है तो अल्टीमेटली हम इस टाइम पीरियड को, ट्रेडिंग टाइम पीरियड को कैसे इवॉल्व होते हुए देख सकते हैं? देखिए, तकलीफ कहाँ पर है उस पे जरा पहले एक बार सोच लेते हैं। तकलीफ इस बात पे है कि आज दुनिया एकदम इंटरकनेक्टेड है, और अगर यूएस में कुछ हो जाता है जिसका इम्पैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट्स में आके गिरता है, तो हमारे इन्वेस्टर्स को हम कैसे मदद कर सकते हैं, ये तकलीफ है। तो वो तकलीफ दूर करने के लिए हम लोग ये सेशन का सोच रहे हैं, और ये मौका देता है इंडियन इन्वेस्टर को कि ये पोर्टफोलियो रिस्क जो है उनका वो हेज करने के लिए एक मौका देता है। अगर कुछ गलत गड़बड़ वाला न्यूज निकल जाता है दुनिया में, तो वो मकसद है हमारा। आगे इसका क्या होगा वो आप सोचेंगे इसके बारे में, तो मतलब 2 चीज हो सकता है। या तो हम और प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं ये 6 से 9 बजे के सेशन में, जैसे कि सिंगल स्टॉक ऑप्शन फ्यूचर्स आ सकता है, और कई सारे और नए इंडेक्स के प्रोडक्ट्स आ सकते हैं। या फिर टाइमलाइन भी बढ़ा सकते हैं। 9 बजे का जो टाइम है उसको बढ़ा के हम 11:55 तक ले जा सकते हैं, वो भी हो सकता है। और भी एक चीज भी हो सकता है, अगर ग्लोबल एक्सचेंजेस के हिसाब से हमको भी अगर आगे बढ़ना है मान लीजिए, तो हमको भी 22 आवर्स चलना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको 6 बजे शायद शुरू करना पड़ेगा, या उससे भी जल्दी शुरू करना पड़ेगा। उस सब के बारे में बाद में सोचेंगे, पर ये हमने सोचा कि शुरुआती तौर में एक छोटा सा कदम उठाते हैं, और उसके लिए हमने 6 से 9 का सेशन का प्रपोजल रखा है। पहला प्रपोजल 6 से 9 का है, और उसके आगे यू नेवर नो, हम 11:30 तक। और जैसे
कृष्णन साहब कह रहे हैं कि शायद आपको 6 बजे भी कारोबार शुरू करना पड़े, उसकी तो आदत है, लेकिन बेसिकली आपको अपना पूरा सिस्टम रीसेट करना पड़ेगा। चलिए उस पर आएंगे और हमारे जानकार कितने तैयार हैं उस पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल मार्केट का हाल आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर लाते हैं। निफ्टी बाय द वे 25 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है, हल्की सी मुनाफा वसूली यहां पर फिर शुरू हो गई है। कार्यक्रम के ठीक शुरुआत में ये पॉजिटिव टेरिटरी में था। ट्रेंड आज थोड़ी सी खरीदारी का लौटा है और दो दिग्गज काउंटर्स जो B2 हम कहते हैं, बजाज फाइनेंस जहां पर फंड रेज होगा अगले हफ्ते, वो स्टॉक 4% ऊपर, बजाज फिनसर्व इसको फॉलो करता हुआ 2.5% के गेन। अपोलो हॉस्पिटल और टाटा कंज्यूमर ये दूसरे कुछ अंश है तेजी की तरफ। आज MCX में जमकर खरीदारी हो रही है क्योंकि अनुमान यही है कि 1 अक्टूबर ऑनवर्ड्स ये MCX दरअसल अपने नए प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट होगा जो TCS ने तैयार किया है। 7% का इजाफा। आज फिर चीनी कंपनियों में तेजी बनती दिखाई दी है शुगर प्राइसेस के मद्देनजर, और सीमेंट स्टॉक्स में आज फिर रफ्तार बनती हुई 4% के गेन्स वहां पर देखने को मिले हैं। मुनाफा वसूली में SBI लाइफ, हिंडाल्को, कैनरा बैंक जैसे स्टॉक्स है, लेकिन जो सबसे बड़ा धक्का लगा है वो डेल्टा कॉर्प को ही लगा है। आज इंट्राडे में 20% का लो सर्किट भी लगा और फिलहाल 17% उस GST नोटिस के बाद स्टॉक क्रैक कर चुका है। चलिए हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करते हैं। फंडामेंटल्स के लिए आज हम बात कर रहे हैं SMIFIS के शरद अवस्थी से। टेक्निकल कॉल्स के लिए प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, शिल्पा रावत, राजेश सातपुते और राजेश पालविया हमारा साथ देंगे। आज नजर दरअसल 2:30 बजे SME IPOs पर भी जाएगी, जहां पर हमने देखा है एक बहुत बड़ी रफ्तार या फिर सैलाब सा आया हुआ है। कई सारे IPOs आए हैं, लेकिन यहाँ पर सख्ती बरती जाएगी और क्या तैयारी कर रहे हैं दरअसल रेगुलेटर्स, उस पर एक अपडेट आपके लिए लेकर आएंगे। 2:40 पर 4 का चौका सस्ता ऑप्शन शिल्पा से जानेंगे। राजेश पालविया देंगे FNO का सुपरस्टार। राजेश सातपुते आपको बताएंगे चार्ट का चमत्कार, और मिड कैप फंडा के लिए शरद अवस्थी है। 2:50 पर मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ DR चोकसी, फिनसर्व के देवेंद्र चोकसी जुड़ने वाले हैं, और फिर 3 बजे डीलिंग रूम का जायजा यतिन के साथ, फिर 3:10 के आसपास BTST या फिर STBT ट्रेड्स और ऑफ कोर्स क्लोजिंग की तैयारी। ओके चलिए अब कॉल लेना शुरू करते हैं। मार्केट इस समय फिर से एक हल्की सी गिरावट, इनफैक्ट बड़ी गिरावट हायर लेवल से वापस 19,642 अब निफ्टी पर होगा। इसी तरीके चलता रहा तो वापस शायद डे लोग एक बार रिविजिट करें। गुड आफ्टरनून गाबा सर, बताइए इस वॉलेटिलिटी में ट्रेड क्या बन रहा है? गुड आफ्टरनून टू यू। इस वॉलेटिलिटी में ट्रेड बनता है ऑन द लॉन्ग साइड, और वो है दालमिया भारत 2339 पर ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से इसका बेस बना हुआ एक शॉर्ट कवरिंग अप मूव है। स्टॉप होगा 2300 का, पॉसिबल है कि 2400 देखने को मिल सकते हैं दालमिया भारत। 2400 की तरफ बढ़ता हुआ ये काउंटर दालमिया भारत बाई साइड का ट्रेड 4% ऊपर। शिल्पा आफ्टरनून, आपका ट्रेड? मेरा रहेगा सेल में डॉक्टर रेड्डी मुझे यहाँ पे लगता है कि 5500 5510 के स्टॉप लॉस से आप फ्यूचर में भी सेल कर सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 5400। यहाँ पे वीकनेस काफ़ी है और निफ्टी भी ऑन दी अपसाइड रेजिस्टेंस बार बार फेस ही कर रहा है, तो यहाँ पे मुझे लगता है डाउनसाइड टारगेट ज़्यादा इजीली अचीवेबल होंगे, तो डॉक्टर रेड्डी पे सेल। डॉक्टर रेड्डी में सेल, शिल्पा जी की ट्रेड। मानस गुड आफ्टरनून, आप क्या ट्रेड कर रहे हैं मानस? गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए टाटा कंज्यूमर में खरीदारी करने की राय रहेगी। हायर टॉप्स हायर बॉटम बन रहे हैं। 2 दिनों पहले करेक्शन के बाद 20 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया स्टॉक ने, और अब फिर से एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए स्टॉक तैयार है, तो यहाँ पर खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस 884 के रहेंगे, टारगेट 915 रुपए, 915 के टारगेट्स रहेंगे, दोनों ही कैश लेवल्स हैं। 900 वाला अक्टूबर मंथ का कॉल ऑप्शन जो कि 26 रुपए का चल रहा है, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 21 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 37 रुपए के टारगेट्स। ओके, तो टाटा कंज्यूमर 915 के लिए बाई साइड का ट्रेड, आप 900 का कॉल भी ले सकते हैं। आज स्पेस में हमने देखा है कुछ इंटरेस्ट आया है। अच्छा, बाय द वे निफ्टी बैंक ऊपरी लेवल से अपने सारे गेन्स को गंवाता हुआ, और ICICI बैंक, HDFC सब में दबाव बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। राजेश जी बताइए, तेजी या मंदी? हर्षदा जी, अनुज जी, गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। हर्षदा जी देखिए, नजर मुझे लगता है कि यहाँ पे दोनों तरफ के मूव मिल रहे हैं, लेकिन जहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा कॉन्ट्रा ट्रेड का सेटअप बन रहा है वो है एशियन पेंट। एशियन पेंट में अगर आप चार्ट देखें, डेली चार्ट, तो यहाँ पे एक रेंज ब्रेकआउट है, एक साइडवेज कंसोलिडेशन था जिस पर रेजिस्टेंस बनता था करीबन 3290 का, तो 3300 यहाँ पे कॉल राइटर खड़े थे, तो सामने जो एक्सपायरी है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कॉन्ट्रा ट्रेड का सेटअप बन गया है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने एशियन पेंट में बाय दिया है। मेरा टारगेट रहेगा करीबन 3380 का,
तो 3,300 के ऊपर हम बाय करने की चेष्टा करेंगे और स्टॉप लॉस रहेगा 30 to 75 का बाय एशियन पेंट। बाय एशियन पेंट्स, फाइनली राजेश जी से बाय निकला है। काफी समय से सेल कॉल्स ही आ रही थी। अच्छा, कुछ और स्टॉक्स देखते हैं एक बार, फिर शरद जी के पास चलते हैं। एक बार जरा ट्रेंड लेकर आइए। ट्रेंड में शानदार ट्रेंड है और उसका नाम ट्रेंड होना चाहिए था, इतना शानदार इसमें ट्रेंड है। बिल्कुल लगातार 2.5% ऊपर, आज फिर 2120 पर। मेरे ख्याल से ये फ्रेश ऑल टाइम हाई होगा इसका। पॉलीकैब एक और स्टॉक जो ऑल टाइम हाई की ट्रेजेक्टरी में, 5236 इस समय पॉलीकैब। तो ये दो स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। शरद जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड क्या होगी? गुड आफ्टरनून जी। हमें लगता है अपोलो हॉस्पिटल एक डिसेंट बेट है। हॉस्पिटल के पास करीब 10,200 बेड्स हैं। आने वाले समय में 2,000 एडिशनल बेड्स की एडिशन करने की योजना है। फार्मा वाला बिजनेस, जो फार्मेसी वाला बिजनेस है, वहाँ भी ग्रोथ ठीक ठाक है और कंपनी की एक्सपेंशन वहाँ पे भी ठीक ठाक चल रही है। तो हमें लगता है ग्रोथ रेट्स वगैरह वहाँ भी स्टेबल रहेंगे। सबसे बड़ी प्राइवेट हॉस्पिटल चेन है और ग्रेजुअली पोस्ट कोविड जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट हॉस्पिटल्स में आ रहा है, उसका सबसे बड़ा फायदा अपोलो को होना चाहिए। आने वाले समय में हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि बॉटम लाइन में कम से कम 30-35% जैसी CAGR आनी चाहिए। तो FY25 की EPS करीब 145-150 के आसपास आनी चाहिए। 40 का मल्टीपल आसानी से मिल जाना चाहिए इतनी बड़ी इकाई को 40% का CAGR क्लॉक इन करने से। तो हमें लगता है 5800 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से अपोलो हॉस्पिटल एक काफी बढ़िया लॉन्ग टर्म बेट है। अपोलो हॉस्पिटल्स काफ़ी बढ़िया लॉन्ग टर्म बेट। चलिए, कॉल सारी पूरी हुई। वैसे मार्केट में ज़्यादा ट्रेड्स हैं नहीं, तो कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज को फिर रिविजिट करते हैं। एक बार शिल्पा जी को दिखाइए स्क्रीन पर। शिल्पा जी, एक बात बताइए, अब ये ट्रेडिंग बढ़ेगी अगर, तो आपका क्या प्लान है? क्योंकि आपको तो F&O स्ट्रैटेजी आप इतनी निकालती रहती हैं, तो प्रेशर बढ़ेगा फिर इसका मतलब शाम को भी और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज देने का? जी डेफिनेटली अनुज जी रहेगा यहाँ पे, बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता कि वंस 3:30 में अगर ये एक सेशन ओवर होता है, नेक्स्ट 6 to 9 जाएगा, तो यू विल नॉट सी द मार्केट। ऑफकोर्स हम सब मार्केट में ही रहेंगे, तो इसमें डेफिनेटली एक धीरे धीरे एवरीबडी विल गेट यूज टू दिस न्यू टाइमिंग। और यहाँ पे मुझे लगता है ये जो इवनिंग का स्कोप है, इट इज समथिंग जो मोस्टली जो ऑफिस गोअर्स होते हैं उनके लिए ये शायद बहुत ही ल्यूक्रेटिव टाइम हो जाएगा फॉर ट्रेडिंग। तो मुझे लगता है एक नया सेगमेंट बहुत एक्टिव रहेगा जिसमें यू विल हैव अ लॉट ऑफ स्कोप। उसमें डेफिनेटली स्ट्रैटेजी ज्यादा रहेंगे, क्योंकि अगर पहले इंडेक्स में ही यहाँ पे प्ले चालू होगा तो सबसे पहले इंडेक्स पे ही फोकस करना पड़ेगा। तो यस, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, इंटरेस्टिंग है। वैसे भी हम लोग ग्लोबल मार्केट्स विराट को देखते रहते हैं, तो ऐसा नहीं कि दैट वी आर ऑफ मार्केट, वी आर ऑलवेज इन मार्केट। अभी इसमें विल हैव मोर रीजंस टू बी इन आवर मार्केट। बिल्कुल, थोड़ा हेल्थ रीजंस, वो इश्यूज भी आएंगे आज तक। वैसे मेरा कंसर्न सबसे ज्यादा वही है अनुज, क्योंकि मैं जिम जाती हूँ 4:30-5 बजे, और अज्यूमिंग ये कैश मार्केट लंबा चल गया और हमें यहीं पे लटकना पड़ेगा, तो हाँ नहीं तो अब असल में क्या है ना, इश्यू सारा का सारा हमारा। फिर भी हम एक बार चलो सोच सकते हैं कि शिफ्ट बेस्ड सिस्टम कर लेंगे। मान लीजिए जो सुबह आ रहा है वो दोपहर को 3-3:30 तक निकल जाए, जिसको 5 बजे तक क्लोजिंग करना। अब हमारा कमाई का अड्डा ऑब्वियसली अगर 5 बजे तक कैश एक्सटेंड हो गया, तो वो 2 बजे के बजाय अब हम ऑब्वियसली हमको 4 बजे शुरू, 3:30 बजे शुरू करना पड़ेगा मान लीजिए। तो ऑब्वियसली हमको उस हिसाब से फिर प्लानिंग करनी पड़ेगी। लेकिन जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स है, अब जैसे शिल्पा जी ने कहा, अब आपने ट्रेड ले ली, अब आप ये थोड़ा कह सकते हैं मैं तो अपनी ट्रेड अगले दिन ही देखूंगी। अरे वो तो ट्रेड चल रही है आपकी, वो पता चला कि 2 घंटे बाद वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, तो फिर वो तो आपको मार्केट में रहना पड़ेगा। तो क्या करेंगे आप? तो ऑब्वियसली और जो मार्केट में है वो तो है, उसको तो मार्केट में रहना पड़ेगा, उसको कोई ऑप्शन है नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये एक बार मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ गोवा में गया था, डेल्टन गया था। तो हमारा प्लान ये था कि गए थे हम, उस समय मैं हेल्थ पे अपना बिल्कुल ध्यान नहीं देता, तब की बात है। तो हम गए थे करीब 6 बजे शाम को। प्लान ये था कि जाएंगे थोड़ा वहाँ पे वो प्ले करेंगे और डिनर करके वापस आ जाएंगे, मतलब खाना खा के वापस आ जाएंगे। खाना खा के वापस आए हम, लेकिन अगले दिन का नाश्ता उसने आपको बेसिकली सक कर लिया ना, सक कर लिया। वो विशियस सर्कल है, वो विशियस सर्कल, वो सक कर लेगा। ये मार्केट जो है ना, ये जो जिस तरीके का इस समय ट्रेडिंग कल्ट है इंडिया में, वो सक कर लेगा आपको, वो छोड़ेगा नहीं आपको। और वो आपको, और मैं हेल्थ रीजन से इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप स्क्रीन पर भी रहेंगे उतना,
आप अगर मोबाइल पे, आजकल तो हर कोई मोबाइल ऐप पे ट्रेडिंग कर रहा है, आप मोबाइल ऐप पे उतना रहेंगे, आप ये सब रहेंगे। आप वो मतलब थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि उस कहीं ना कहीं बैलेंस बिठाना पड़ेगा। लेकिन ये आ रहा है, ये रियलिटी है, इसको आप जितना जल्दी मान लें कि आ रहा है उतना आपके लिए बेटर रहेगा। आना तो है, बस अब मैं ये होप करूंगा कि थोड़ा सा कैश को ना बढ़ाएं। कैश वही रहने दें, कैश को बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना कैश मार्केट में ट्रेडिंग वगैरह होनी होती है, कैश तो वैसे ही लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करना होता है ना। वो तो आप कभी भी कर लो, उससे क्या फर्क पड़ता है कि 3:30 तक है या 5 बजे तक है। एक और चीज की मुझे दिक्कत लग रही है यहाँ पर, ऑप्शंस आप कैसे करेंगे सेकंड सेशन। 6 से 9 का जो मामला है ऑप्शंस का, सपोज करिए निफ्टी के ऑप्शंस ट्रेड कर रहे हैं 6 से 9, एक्सपायरी वाले दिन क्या करेंगे आप? वो एक्सपायरी 3:30 पे हो जाएगी या क्या होगा? या 9 बजे होगी। हाँ, और अगर इवन स्टॉक्स में भी उस हिसाब से क्या होगा? नॉर्मल डे पे तो ठीक है। शिल्पा जी, क्या होगा अगर ऐसे में ऑप्शन भी ट्रेड कर रहे हैं तो एक्सपायरी, क्योंकि एक्सपायरी तो मेरे ख्याल से ऑप्शन तो जो एडजस्ट होते हैं वो स्पॉट के हिसाब से होते हैं ना। जी, तो मुझे लगता है यहाँ पे जैसे ना आई वाज रीडिंग फ्यू आर्टिकल्स कि वहाँ पे अभी तक एक्सपायरी का टाइम शायद इमीडिएट बेसिस में वो लोग चेंज नहीं कर रहे हैं। इट माइट स्टे एट 3:30, तो ठीक है, बिकॉज जैसे हम लोग अब भी कर रहे हैं वैसे विल स्टे यूज टू। लेकिन अगर वो बढ़ता है, लेट्स से 5 बजे तक है, बिकॉज स्पॉट के हिसाब से हम लोग मूव करेंगे, या फिर 9 बजे होता है तो उसमें शायद थोड़ा डायनामिक्स तो डेफिनेटली चेंज होगा। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। ना होगा कि कितना ट्रेडिंग वॉल्यूम उधर शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा अनुज, क्योंकि आप यूएस में जो आफ्टर मार्केट आर ट्रेडिंग होती है उसमें अगर कोई बड़ी दिग्गज कंपनियों के नतीजे आए तो स्पाइक आ जाता है और उसके बाद अगले दिन उसको उस ट्रेड को शायद आप कंटिन्यू करते हैं। और हमने अमेजॉन के साथ देखा है, मेटा एक्सेट्रा के साथ देखा है। तो अर्निंग्स पर्सपेक्टिव से स्पेशली जो पोस्ट मार्केट आर कंपनियां नतीजे निकाल रही थी, वहां पर आपको रिएक्ट करने का शायद एक मौका मिले कि टीसीएस के नतीजे 5 बजे आए। आई डोंट थिंक वो 9 बजे के बाद नतीजे पेश करने वाले हैं। 5 बजे के बाद आए तो आपको शायद एक मौका मिलेगा। आई थिंक वहां पर आप तालमेल बिठाएंगे, पर वो बहुत स्पेसिफिक पीरियड्स में मेरे ख्याल में वॉल्यूम देखने को मिलेगा। ऑर्डिनरी डे जहां पर वैसे भी हम स्टॉक से न्यूज निकालने के लिए इतनी मेहनत करते, पसीने छूट जाते, उस दिन आप क्या करोगे? आज तो ठीक है आपके पास न्यूज थी, वरना बाकी दिन में न्यूज नहीं होती, फिर भी ट्रेडिंग वॉल्यूम तो बहुत जबरदस्त होता है। देखिए क्या होता है मार्केट में, मैं बताता हूँ आपको। मार्केट में सुबह 9:15 बजे से लेके 10:30 बजे तक मैक्सिमम वॉल्यूम होता है। करेक्ट। 10:30 बजे तक, फिर 10:30 से 11 बजे तक वॉल्यूम धीरे धीरे पीटर आउट करना शुरू होता है। 11 बजे से लेके 2 बजे तक का जो पीरियड है मार्केट में, उसको बोला जाता है लूजिंग आवर। क्योंकि उस दौरान अगर आप कोई ट्रेड ले लेंगे ना, मोर ऑफन द नॉट आप लॉस ही करेंगे। क्योंकि होगा क्या, उस समय आप कोई भी ट्रेड लेंगे तो उसके बाद फॉलो थ्रू नहीं आएगा उसमें, अनलेस कोई न्यूज हो उसमें। उसके बाद वॉल्यूम फिर पिकअप होते हैं 2 बजे के बाद, 2 से 2:30, और 2:30 से 3:30 फिर वापस वॉल्यूम पिक होते हैं। 2:30 से 3:30 ऑलमोस्ट उस लेवल पे वॉल्यूम पहुंच जाते हैं जो सुबह होते हैं। उस लेवल तक तो कभी नहीं पहुंचते, ऑलमोस्ट उस लेवल तक पहुंच जाते हैं। तो अगर आपने टाइम बढ़ा दिया तो अब इसमें 2 चीजें हैं। एक तो आप इवनिंग सेशन अलग से कर रहे हैं, वो उसमें बाद में आता हूं। एक है कि आपने मॉर्निंग सेशन का टाइम बढ़ा के 5 बजे तक कर दिया। अगर ऐसा हो गया तो जो 2:30 बजे से 3:30 वाला वॉल्यूम है वो शिफ्ट हो जाएगा 4 से 5। बहुत सिंपल है वो। और वो जो मिडिल आवर्स हैं उसमें वॉल्यूम कम हो जाएंगे, ड्राई नहीं होंगे लेकिन कम हो जाएंगे, लेकिन फिर भी ओवरऑल बढ़ेंगे वॉल्यूम, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर 6 से 9 सिर्फ एक इंडिपेंडेंट सेशन है, उसमें फिर काफी वॉल्यूम आएगा। क्योंकि उसमें वॉल्यूम इसलिए आएगा क्योंकि जो लोग 3:30 बजे अपनी पोजीशन ओपन छोड़ के गए हैं, वो सबसे पहले आके उसको रिविजिट करेंगे, अपने स्टॉप लॉस से एडजस्ट करेंगे, सब कुछ करेंगे, वापस करेंगे, यूएस मार्केट देखेंगे, वो उस हिसाब से एडजस्ट करेंगे। प्लस 6 से 9 वाला जो सेशन है उसमें 8:45 बजे आप एक गैम्बल लेंगे। वो गैम्बल क्या होगा, 8:45 बजे आपके पास एक यूएस मार्केट की एक फर्म पिक्चर होगी कि इस समय यूएस मार्केट ये कर रही है। 2.5 घंटे हो चुके होंगे यूएस मार्केट ओपन हुए, आपके पास तो आपके पास रफ ट्रेंड है, रफ ट्रेंड आपके पास। अब आप एक उसमें एक गैम्बल लेंगे कि इतना तो मार्केट ने पचा लिया, जो तब और अब सुबह आशीष दिखाते हैं ना, तो वो 9 बजे तक का आपके पास डेटा होगा। उसके बाद आप अगले दिन के लिए हिसाब लगाएंगे कि यहां पर कितना मार्केट पचा चुका है, टर्न हो गया तो आज और 2 घंटे के बाद ये नंबर आने, अगर ये नंबर खराब आ गया तो ये सब आप कैलकुलेशन लगाएंगे। वॉल्यूम तो 100% बढ़ने वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और सबसे ज्यादा फायदा इसमें एक्सचेंजेस को है। एक्सचेंजेस का फायदा बहुत ज्यादा है, ब्रोकरेजेस का फायदा नहीं है इसमें, ब्रोकरेजेस का नुकसान है। पूछिए क्यों? क्योंकि उनको 2 शिफ्ट लगानी पड़ेगी, तो जितना वो तो बढ़ेगा, जितना वो उसमें कमाएंगे उससे ज्यादा उनकी कॉस्ट बढ़ेगी। तो यहाँ पे अगर बेनिफिट किसी का है तो वो एक्सचेंजेस का है मोर देन एनीवन एल्स, और गवर्नमेंट का है, क्योंकि वो एसटीटी वगैरह वगैरह ज्यादा है, जितना ज्यादा है उतना गवर्नमेंट का फायदा होगा। चलिए आज के ट्रेड से फिर भटकते नहीं है, वापस आते हैं इस पर। एचडीएफसी बैंक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, क्योंकि ये अब
हल्की सी नेगेटिव टेरिटरी में आ चुका है। 0.25 का नुकसान है 1529 के आसपास। तो यहाँ पर स्थिति फिर से बदलती हुई। मानस बताइए ट्रेड क्या लेंगे आप, क्योंकि HDFC बैंक ही नहीं, आप ICICI बैंक देखिए, वो भी डे हाई से एक अच्छा खासा कूल ऑफ इस समय दिखा रहा है। देखिए HDFC बैंक को तो बिल्कुल अभी अवॉइड करना है। मैं नहीं समझता कि कोई भी आज कोई जो पुल बैक देखने को मिला उसमें कोई मीनिंगफुल रिवर्सल के साइन थे, और जब तक 1560 के नीचे HDFC बैंक ट्रेड करता रहेगा, आई थिंक यहाँ पर आपको बिल्कुल अवॉइड ही करना और सडन रैलीज की ही स्ट्रेटेजी यूज करनी है। ICICI बैंक इंटरेस्टिंग था एक्चुअली। ICICI बैंक ने आज अपने 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक मॉर्निंग में गया और फिर से 100 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया था। हालांकि मैं वेट कर रहा था कि अगर 965 के ऊपर निकलेगा तब खरीदारी करेंगे, क्योंकि वो एक ब्रेकआउट लेवल है। तो 965 के ऊपर नहीं किया, वहां प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, बट यहाँ पर शॉर्ट करने की राय नहीं रहेगी मेरे हिसाब से। ICICI बैंक यहाँ पर एक बॉटम जरूर बना सकता है और शायद अगर 965 के ऊपर निकलेगा तब आप एक लॉन्ग ट्रेड लीजिए, 950 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। उस केस में वापस आपको 985 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो नजर तो ICICI बैंक पे रखनी है, HDFC बैंक अभी भी अवॉइड ही रहेगा। बिल्कुल अभी भी अवॉइड ही है ICICI बैंक का। एक बार जरा बलरामपुर चीनी रिविजिट करते हैं। आज सुबह सुबह ये स्टॉक हमने पिक किया और डिस्कस भी किया था सुबह सचिन के साथ। ये बैंड से बाहर आया और सुबह सुबह इसमें मोमेंटम आया और अब देखिए ये स्टॉक आज इसमें खैर थोड़ी सी खबर भी पॉजिटिव आई। शरद जी कवरेज है क्या आपकी शुगर स्टॉक्स पर? नहीं, बहुत डिटेल में नहीं है। ओके, बहुत डिटेल में नहीं है। मानस टेक्निकली कैसा लग रहा है स्टॉक बलरामपुर चीनी का? देखिए एक वी शेप रिकवरी देखने को मिली है, क्योंकि जो गिरावट अभी 2 दिन पहले देखने को मिली थी वो भी सरप्राइज था, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया हुआ था चार्ट्स पे। लग रहा था कि शायद 460 465 की तरफ जाएगा, और आज की जो रिकवरी वो भी सरप्राइज है, क्योंकि जब कल क्लोजिंग लास्ट सेशन में क्लोजिंग देखने को मिली थी वो 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे देखने को मिली थी। तो इतनी वोलेटिलिटी में आई थिंक यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना चाहिए। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप 424 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं, लेकिन कोई राय नहीं रहेगी यहाँ पर ना बिकवाली की ना खरीदारी की। ओके, तो फिलहाल नो ट्रेड जोन में बलरामपुर चीनी, लेकिन क्लियरली शुगर प्राइसेस बढ़ने के खबरें ग्लोबल मार्केट से आती हुई दिखाई दी थी और वही फ्यूल कर रहा है इस पर्टिकुलर रैली को। अच्छा, एक दो और ट्रेड्स जहां पर एक इंटरेस्टिंग मूव बना है, एस्कॉर्ट्स कुबोटा। गावा साहब देखिएगा इसे 3.5% का इजाफा और पिछले आधे घंटे में दरअसल पोजीशंस और तेजी की जुड़ने लगी हैं। 3244 हो गया ये काउंटर। अब अगला पड़ाव क्या और ये स्टॉक अब यहाँ से आगे किस तरफ बढ़ेगा? देखिए बाय मोड पर तो है, लेकिन आज प्रॉफिट करना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है मुझे, लेकिन आज लेकर कल और परसों प्रॉफिट कर सकते हैं। ट्रेड करें एस्कॉर्ट सर 3241 पर। नेक्स्ट लॉजिकल टेक्निकल टारगेट 3400 के, मेरे ख्याल से वहां तक जाएगा, उसे 2-3 दिन लग सकते हैं। स्टॉप थोड़ा डीप चाहिए 3150 का, क्वांटिटी कम कर सकते हैं, लेकिन इसमें तेजी है क्योंकि करीब 4 हफ्ते का एक साइडवेज कंसोलिडेशन मिला और उसके बाद अपमूव मिला है, तो इसमें तो मूव थोड़ा ज्यादा ही है। यस, 3400 पॉसिबल है एस्कॉर्ट्स का बोला। ये कुछ मैडनेस हो रही है यहाँ पर हर्षता, मतलब खैर मार्केट में कुछ भी आप वो नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि 2000 पर ओपन ऑफर आई थी मुझे याद है। हाँ। और 2000 पर ही ऐसा लग रहा था कि कहीं बहुत ज़्यादा वो प्राइस है ओपन ऑफर का। और अब देखिए आप मतलब अगर आप EPS के हिसाब से देखें तो अब ये 46 टाइम्स पर ट्रेड कर रहा है। 46 टाइम्स मतलब खैर बहुत ज़्यादा हो गया। अब ऑब्वियसली इसमें एक चीज़ ये भी है कि इसमें फ्लोटिंग स्टॉक का भी थोड़ा सा इशू है, क्योंकि वो प्रमोटर्स को ओपन ऑफर में काफ़ी माल मिला था कुबोटा को ओपन ऑफर में, तो ये प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी है यहाँ पर। और उसके अलावा अगर आप पब्लिक होल्डिंग देखें उसमें भी, तो उसमें मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक जो स्टॉक है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में ही है। 8% करीब म्यूचुअल फंड्स के पास है, मेरे ख्याल से 5-5.5% FIIs के पास है, और प्योर रिटेल जिसे हम कहते हैं, प्योर रिटेल सिर्फ 9% के करीब है, सिर्फ 9% के करीब प्योर रिटेल है। तो वो भी एक कारण हो सकता है, लेकिन यहाँ बहुत शानदार तेजी रही है पिछले कुछ दिनों में। शरद से पूछ रहे थे, शरद नॉर्मली हम एक अच्छे मॉनसून के दौरान देखते हैं स्कॉट्स में जमकर खरीदारी आती है, लेकिन अब की बारी वो मॉनसून के आंकड़े भी काफी फीके थे। आज शाम तक पता लग जाएगा कि ओवरऑल क्या स्टांस था मॉनसून का। जो मेट अपना ताजा डेटा शेयर करने वाला है, उसके बावजूद ये स्टॉक बढ़ा है। देखिए मॉनसून का तो लास्ट लेग मेरे हिसाब से शायद नेशनली जहाँ पे थोड़ा रेनफॉल स्कैंटी थी वहां पे कवर अप कर गया है। वो डेटा जब आता है तब देखेंगे, बट टिपिकली अब ये जो जैसे अनुज भी बोल रहे थे कि ये जो वैल्यूएशन पे ट्रेड कर जैसा नॉर्मल आया है, मेरे हिसाब से एस्कॉर्ट्स कुबोटा की डील अनाउंस होने के बाद ये स्टॉक वापस नीचे आ गया था
और उसके पहले एक फैसिनेशन थी, अभी वापस वो फैसिनेशन अलग लेवल पे है। तो हो सकता है मार्केट में लिक्विडिटी वाले एंगल से भी कितनी फ्लोट अवेलेबल है उसकी वजह से मूवमेंट ज्यादा हो रही है। बट वैल्यूएशन के लिहाज से मुझे मैंने पहले भी बोला है, मुझे लगता है ये लगभग फुल्ली ओवर वैल्यूड स्टॉक है। 45-46 टाइम्स TTM और मोस्ट प्रोबेबली 30-32 टाइम 2 ईयर या 2 ईयर फॉरवर्ड पे ट्रेड कर रहा है, जो मेरे हिसाब से काफी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है। बट मार्केट्स हैं, अब नॉर्मल बिहेवियर रह सकता है, बट आप अगर इन्वेस्टर हैं तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे एग्जिट कर जाना चाहिए। ओके, एक इन्वेस्टर को थोड़ा सा एग्जिट कर लेना चाहिए। वैसे ध्यान रहे कि ये सिर्फ 100 रुपए दूर है या फिर उससे भी कम की दूर ही अपने 52 वीक हाई के करीब जाता हुआ 33.43 इफ आई रिमेंबर करेक्टली इसका 52 हफ्तों का हाई था। अच्छा, इस बीच राजेश पालविया जुड़ गए। पालविया साहब, आफ्टरनून। ये लंबे ट्रेडिंग आवर्स के लिए तैयार हैं? गुड आफ्टरनून हर्षिता जी। तो लंबे ट्रेडिंग आवर्स के लिए तैयार तो रहना पड़ेगा। बीइंग ए ब्रोकिंग हाउस तो हमें तो बिल्कुल रिसर्च यहाँ से जनरेट करनी ही होगी, तो डबल शिफ्ट में काम करना पड़ेगा। तो ठीक है, अगर ब्रेक मिलेगा बीच में तो हो सकता है कि हम हाइब्रिड मोड में रहेंगे। सेकंड हाफ में वर्क फ्रॉम होम रहेगा। कंटिन्यूटी में ऑफिस में रह के इतना लंबा आवर्स पे काम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। तो वो एक देखना होगा कि कैसा रहेगा, कंटिन्यूटी रहती है या बीच में कहीं ब्रेक मिलता है, किस तरीके से इम्प्लीमेंट होता है, वो एक इम्पोर्टेंट रहेगा हमें। अदरवाइज यस, वी आर रेडी फॉर सेकंड शिफ्ट ऑफ वर्क आल्सो। आपको कहा जाएगा 3:30 बजे मार्केट बंद हो गया, आप जाइए 6 बजे अपना घर से टर्मिनल ऑन कर लीजिए। उसके अतिरिक्त तो अब मुझे नहीं लगता कोई ब्रेक आपको मिलने वाली है। और देखते हैं विल सी कैसे उससे जूझना है। अच्छा, आज के लिए क्या ट्रेड बन रहा है? तेजी या मंदी, क्या कर रहे हैं? तो आशा जी, ट्रेंड पे फोकस है। काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। स्टॉक ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ट्रेड कर रहा है। थ्रू आउट द सेशन एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। तो ट्रेंड पे यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी। अपसाइड में हमें लगता है यहाँ पे स्टॉक में 2180 2200 तक की अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 2095 के आसपास। ओके, चलिए, ट्रेंड यहाँ पर एक बाय कॉल इस समय। अब एक काम करते हैं, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टोरी पर नज़र रखते हैं। रिटेल एसएमई सट्टेबाजी पर सेबी की नज़र है। सूत्रों के मुताबिक एसएमई शेयरों में हेराफेरी पर सेबी शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा है। इस मामले में एक्सचेंजों के साथ सेबी बातचीत कर रही है। एसएमई में क्या चल रहा है ये बताने के लिए हमारे साथ यतिन जुड़े हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। मैं अभी 3-4 दिन पहले किसी से बात कर रहा था, बता रहा था कि ये स्टॉक इतना भागा उतना भागा, और उन्होंने कहा ये सब भूल जाइए, असली गेम तो एसएमई में हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, बहुत ज़्यादा फ्रेंजी हो गई है एसएमई में। तो पहले स्टोरी को समझ लेते हैं। ये जो एसएमई प्लेटफॉर्म है, चाहे वो बीएससी का एसएमई प्लेटफॉर्म हो या एनएससी का इमर्ज प्लेटफॉर्म हो, हमने ये देखा है और ये ऑब्जर्व किया है, चाहे वो आईपीओ की लिस्टिंग हो, चाहे वो शेयर्स में ट्रेडिंग हो, बहुत ज़्यादा रिटेल इंटरेस्ट यहाँ देखने को मिल रहा है। और क्योंकि ज़्यादा रिटेल इंटरेस्ट यहाँ देखने को मिल रहा है, बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग मार्केट ऑपरेटर्स और मार्केट मेकर्स जो है शेयर को मैनिपुलेट करते हुए पाए गए। बहुत सारी शिकायतें रेगुलेटर्स के पास गई हैं, क्योंकि एसएमई एक ऐसा सेगमेंट है जहां कंप्लायंस बहुत कम होता है, रेगुलेटरी शिकंजा इतना नहीं होता है, मार्केट कैप छोटी होती है, इक्विटी छोटी होती है, जिसके कारण मैनिपुलेशन के चांसेस यहाँ बढ़ जाते हैं। और इसी को देखते हुए और इसी को मद्देनजर रखते हुए जो है सेबी ने एक्सचेंजेस को कंसल्ट किया है। और हमारे जो सूत्रों से जानकारी हमको मिल रही है कि एएसएम और T2T जैसा फ्रेमवर्क जो आपको मेन बोर्ड पे देखने को मिलता है, चाहे वो एनएससी हो बीएससी हो, अब ये एसएमई पे लागू पड़ जाएगा। अगर आपको ध्यान है तो इस प्रकार का कोई भी टाइप का जो फ्रेमवर्क है अभी एसएमईज पे नहीं लागू किया गया है, जिसके कारण शेयर्स जब एक पर्टिकुलर रेंज के बाहर भाग जाते हैं तो इन पे कोई टाइप की सर्किट लिमिट या कोई टाइप का सर्वेलेंस नहीं होता, कोई टाइप का एडिशनल मार्जिन रिक्वायरमेंट नहीं होता। तो क्लियरली सेबी ने अब ये अपनी कमर कस ली है। रिटेल इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट के अंदर है ये चीज़, और बहुत जल्द आप देखेंगे ये बहुत ही औपचारिकता जो है एकदम फॉर्मेलिटी के लिए है केवल, बस किसी भी वक्त आपको जो है सेबी और एक्सचेंजेस T2T और ASM फ्रेमवर्क जो है लागू करते हुए दिखाई पड़ेंगे एसएमई प्लेटफॉर्म्स पे भी। ओके, ये इसमें एक और सवाल ये भी था ना कि एसएमई पे जो आईपीओ आते हैं शायद उसके लिए सेबी की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है, वो सिर्फ एक्सचेंजेस एक्सचेंजेस अप्रूव करते हैं, सेबी में आरएचपी आपको नहीं भेजना पड़ता। और पिछले दिनों की अगर हम बात करें तो अभी जो एक रीसेंट आईपीओ आया, श्रीवारी स्पाइसेस 9 करोड़ का आईपीओ था।
इसका ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया 450 टाइम, यानी 9 करोड़ के आईपीओ के लिए 2700 करोड़ की बोली आई। और कंसर्निंग बात यह है कि जो एसएमई इंडेक्स है आपका, ये ईयर टू डेट भागा हुआ है 71%, 71% एनएससी इमर्ज इंडेक्स का रिटर्न है, और एनएससी स्मॉल कैप और एनएससी मिड कैप का अगर आप रिटर्न इंडेक्स देख लें तो 28% है ईयर टू डेट। सो यू नो डबल से भी ज्यादा रिटर्न आपको एसएमईज में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और अगर आप रीसेंट लिस्टिंग देखिए, मेसन वाइल्स 110% ऊपर लिस्ट हुआ, कान पैकेजिंग 85% ऊपर लिस्ट हुआ, बेसिलिक फ्लाई स्टूडियो ये 3 गुना हुआ, लिस्टिंग वाले दिन 3 गुना हुआ, 222% का रिटर्न आपको लिस्टिंग देखो मिला। और अगर आप एनएससी के इमर्ज एसएमई गेनर्स की बात करें ईयर टू डेट, तो बॉम्बे मैट्रिक्स करके कंपनी है 1300% रिटर्न। ईयर टू डेट बोल रहा हूं मैं, ये 1 साल का रिटर्न नहीं है, पिछले 6-8 महीने का रिटर्न है ये। सालासर एक्सटीरियर 600% ऊपर, गोल्ड स्टार पावर 500% ऊपर, ग्लोब इंटरनेशनल 550% ऊपर, माइंड पूल टेक्नोलॉजी 325% ऊपर। अब हम ये नहीं कह रहे कि हर कोई स्टॉक मैनिपुलेटेड है, लेकिन प्राइमा फेसी तो यही दिख रहा है कि ज्यादातर जो स्टॉक्स यहां भागे हुए हैं बिना कोई फंडामेंटल रीजन के, बिना कोई अर्निंग्स ग्रोथ के, और हाई मैनिपुलेशन और रिटेल एक्टिविटी के चलते यहां आपको ऐसा माहौल देखने को मिला है। और क्लियरली सेबी को लगता है अभी कि इस प्रकार का मैनिपुलेशन या इस प्रकार का स्टॉक प्राइस मूव रिटेल के लिए हानिकारक है, और इसीलिए यहाँ T2T और ASM फ्रेमवर्क का आना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, T2T और ASM फ्रेमवर्क का आना शायद यहाँ पर ज़रूरी है। और अगेन मतलब खैर पुष्टि करना तो टफ होता है कई बार, लेकिन कई SME IPOs में मर्चेंट बैंकर्स की फीस बहुत हाई होती है। नॉर्मली मर्चेंट बैंकर्स की फीस पॉइंट समथिंग में होती है। SME के केस में मैंने सुना है कई बार 25% तक फीस होती है। बिल्कुल, मतलब बैंकर की फीस होती है, मतलब जितना आप रेज कर रहे हो उसका 25% बैंकर ले रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और ये जब एक सिस्टम एब्यूज होने लगे ना, तो वहां पर फिर अति हो जाती है जब, तो फिर कोई ना कोई फिर उसका सोल्यूशन आता है। तो है अनुज, इस हफ्ते आप देखिए 13 SME इश्यूज आएंगे, 4000 करोड़ सिर्फ SME IPO के हैं। पिछले हफ्ते 3 मेन बोर्ड के लिए थी, वो 2200 करोड़ 3 कंपनियां उठा रही थी। 13 कंपनीज यहाँ पर आ रही जो 4000 करोड़ का, और वही अगर उतना सब्सक्रिप्शन आ गया उसमें जितने बता रहे हैं बाकी सबके हिसाब से, तो काहेगा SME फिर ये मतलब इतना इस तरीके का अगर वो आ रहा है तो। और उनमें से कुछ खैर धीरे धीरे फिर अपने आप को ट्रांसफर कर लेती हैं, मेन बोर्ड में आ जाती हैं वो, तो वो भी होता है। खैर एक एग्जांपल था EKI आई थिंक 2 साल पहले तब SME पे आया था, उसके बाद बहुत बड़ा गेनर बना वो, और आई थिंक मेन बोर्ड पर भी शिफ्ट हुआ। खैर एनीवे, यतिन बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। शरद जी, आपने पढ़ा है कोई रिसेंट SME का IPO जो आपको लगा हो कि यार ये बहुत ज्यादा कुछ अजीब लग रहा है? नहीं, मैं टिपिकली डिटेल में तो ट्रैक नहीं करता, बट हाँ जो फ्रीक्वेंसी आ रही है और जो ओवर सब्सक्रिप्शन लेवल्स कुछ इश्यूज में आ रहे हैं, जैसे ये इशू का बात कर रहे थे कि लगभग कितना 2009 करोड़ के इशू में 2500 करोड़ के डिमांड आ गई, ये थोड़ा नॉर्मल है। मैं शायद कुछ वक्त पहले कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड ही था, किसी इशू में 7-8 हजार करोड़ रुपए की डिमांड आ गई थी। तो मुझे लग रहा है रियली ये थोड़ा नॉर्मल है कि इतने छोटे इशूज में इतनी बड़ी डिमांड कहाँ से आ रही है और क्यों आ रही है। तो बिल्कुल रेगुलेटर्स को इस पर ध्यान देना चाहिए, और जो स्पीड में ये हो रहा है वो काफी एबनॉर्मल है। एक टाइम पे कैलकाटा बेस्ड लिस्टेड कंपनीज में भी कुछ ऐसा होता था, एबनॉर्मल प्राइस मूवमेंट, फिर उसके बाद उसको कव किया गया। तो मुझे लगता है SMEs में भी ठीक ठाक साइज हो गया है। जो मेन बोर्ड में ग्रेजुएट होती हैं वो तो एक काफी अच्छी बात है, बट अगर क्वालिटी इश्यूज नहीं है तो उस पर सर्टेनली रेगुलेटर को टाइट लिस्ट करनी चाहिए। थोड़ी सी यहाँ पर कमर कसती हुई रेगुलेटर्स दिखाई देंगे और शिकंजा कसेगा, होपफुली थोड़ा सा सेम्बलेंस आएगा इस पूरे केओस में। अच्छा, इस बीच वॉलेटिलिटी का मूव देखिए, निफ्टी बैंक फिर 126 127 पॉइंट, अब 130 पॉइंट ऊपर आ गया, तो भयंकर वॉलेटिलिटी यहाँ पर बढ़ती हुई। इंडसइंड बैंक में देख रही हूँ, बात करते करते आधे % तक का स्पाइक इसमें आता हुआ दिखाई दिया है। HDFC बैंक में 3-4 रुपए तक की बढ़त देखने को मिल रही है। ICICI भी हाँ, जो आधे % का प्रेशर आ रहा था वो पूरा अब्सॉर्ब हो गया, 950 के आसपास ट्रेड होता हुआ। इवन जो मिड कैप था हर्षदा, एक बार मिड कैप इंडेक्स वापस देखिए, और वो वाली जो 9100 कॉल है, वापस वहां पर एक गेम हुआ, फिर 15 मिनट में 5 रुपए से बढ़कर वो 30 रुपए पर आ गई। तो ये आज काफी मतलब फन एंड गेम्स रहे। मिड कैप इंडेक्स इनफैक्ट हाई पर आ गया है, निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट है ये अब डे हाई पर आ गया है, तो यहाँ पर भी
काफ़ी मूव्स रहे हैं आज तो बहुत, और वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा हैं आज, एफएनओ वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा हैं आज एक्चुअली। तो बेसिकली एक्सपायरी की तरफ की तैयारी होती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा, प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं 4 का चौका का वक्त है, तो उस तरफ बढ़ते हैं। शिल्पा जी, आपने तैयार कर लिया होगा सस्ता ऑप्शन? जी बिल्कुल हर्षदा जी, मेरा सस्ता ऑप्शन रहेगा अक्टूबर सीरीज में। अक्टूबर सीरीज में मुझे यहाँ पे ग्रासिम अच्छा लग रहा है क्योंकि थोड़ा लिक्विडिटी का है प्रॉब्लम अभी के लिए, तो 2000 का जो कॉल ऑप्शन है वो ठीक ठाक है, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। रफली अभी 36-37 रुपीज में ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस 25 का मेंटेन कीजिए, टारगेट्स ऑफ 49, देन 62 एंड 75। यहाँ से ग्रासिम मुझे लगता है 2100 तक को भी अप्रोच कर रहा है। ओके शिल्पा जी, अज्यूमिंग ये अक्टूबर की कॉल बता रहे होंगे आप? जी बिल्कुल, अक्टूबर सीरीज। हाँ, अक्टूबर की कॉल, बिकॉज सितंबर में तो खैर अब आप ट्रेड ना ही लें तो बेटर रहेगा। हालांकि आई थिंक कल या परसों के बाद तो ब्रोकर आपको लेने भी नहीं देंगे, लेकिन अक्टूबर के कॉल ऑप्शंस में ट्रेड करना है आपको। एफएनओ सुपरस्टार के लिए राजेश जी के पास चलते हैं। राजेश पारवेर जी, बताइए। तो अनुज जी, LIC हाउसिंग फाइनेंस हमें यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है। शॉर्ट कवरिंग का मूव आज बनते हुए दिख रहा है। स्टॉक देखे तो सीरीज के अंतिम पड़ाव में सीरीज के हाई पॉइंट की तरफ ही बढ़ते हुए दिख रहा है। एक फ्लैग फॉर्मेशन का भी यहाँ पे पैटर्न बनते हुए दिख रहा है। हमें लगता है ये स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिखेगा टुवर्ड्स एक्सपायरी। LIC हाउसिंग फाइनेंस के हम टारगेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे आना चाहिए 478 485 की तरफ। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 460 का। LIC हाउसिंग में एक तेजी का ट्रेड 485 की तरफ बढ़ रहा है काउंटर। राजेश सातपुते, बताइए आपका चार्ट का चमत्कार। हर्षद जी, मेरी नजर थी DLF पे, DLF गोदरेज प्रॉपर्टीज, यहाँ पे एक अच्छा स्पॉट आया, तो मैं इसको एक थोड़ा सा ट्रेड करना चाहूंगा। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो DLF में जो स्पॉट आया विद राइज इन वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे थोड़ा सा मोमेंटम मिलेगा। सो 523 524 ये करंट प्राइस है, हम बाय करेंगे। स्टॉप लॉस भी छोटा रखेंगे 517 का, और इसका जो टारगेट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू स्विंग ट्रेड वो रहेगा 535 टू 540। सो DLF इज अ बाय। ओके, DLF इज अ बाय। चलिए शरद जी, मिड कैप फंडा। हाँ जी, हमारा आज का मिड कैप फंडा होगा भारत डायनामिक्स लिमिटेड। स्टॉक ने ऊपर से थोड़ी बहुत करेक्शन ऑलरेडी देख ली है। कंपनी मिसाइल्स, लॉन्चर्स, ग्राउंड इक्विपमेंट्स, सरफेस टू एयर मिसाइल्स, लॉन्ग रेंज, मिड रेंज, टॉर्पीडोज, एंटी टॉर्पीडोज और एयरक्राफ्ट डाइवर्जन्स, ये सारी प्रोडक्ट्स बनाती है। अगले 3-4 सालों में 5 सालों तक लगातार नए प्रोडक्ट्स जो DRDO के संग डेवलप कर रहे हैं उनका फायदा इनको मिलते रहना चाहिए। और पूरी पाइपलाइन है, लगभग 27-28 तक हर साल आपको नए प्रोडक्ट्स ऐड होते दिखेंगे जहां से DRDO से मंजूरी मिलती है। तो हमारा ये मानना है कि ग्रोथ रेट्स काफी स्ट्रॉन्ग रहेंगे। ऑर्डर बुक्स के टर्म्स में अगर आप देखें तो 20,500 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बैकलॉग है। कंपनी की सालाना सेल्स अभी 2,500-3,000 करोड़ है। तो काफी बड़ा कंफर्ट है बड़ी ऑर्डर बैकलॉग से, और फर्दर एडिशंस इसमें होते रहने चाहिए आने वाले समय में। तो हमें लगता है अगले 2-3 साल आसानी से कंपनी बहुत रैपिडली ग्रो करेगी, और जब ये एडिशनल जो बूस्ट्स हैं ये भी प्ले आउट करते हैं तो काफी फायदेमंद होगा। डेट फ्री कंपनी है, लगभग 4,000 करोड़ के आसपास कैश भी है बुक्स में। आज 17,000 करोड़ के मार्केट कैप में लगभग 25% वैल्यू तो कैश ही है, जो कैश बुक्स में है वो। और उसके अलावा कंपनी सालाना 350 से 400 करोड़ का एडिशनल फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है। 100 करोड़ के आसपास की उनकी कैपेक्स और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, तो और डेट की भी कोई जरूरत पड़ेगी नहीं, तो लगभग डेट फ्री रहना चाहिए स्टेटस। तो हमें लगता है आगे चल के ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज काफी बड़ी हैं। 20,500 करोड़ में से शायद 2,500 करोड़ के आसपास एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी हैं। हमें लगता है एक्सपोर्ट भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इनके लिए आगे आने वाले समय में निकल के आएगी। तो हमारा ये मानना है कि इस साल अर्निंग 20 रुपए के आसपास है। अगले साल हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अर्निंग्स 30 रुपए के आसपास आएगी, उसके अगले साल लगभग 45 रुपए के आसपास आएगी। तो लगभग 40 से 50% की ग्रोथ कंपनी क्लॉक इन करेगी, और 45 पे मुझे लगता है आसानी से 30 से 40 का मल्टीपल कंपनी को मिल जाना चाहिए जिस तरीके की ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है। तो 1,350 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से भारत डायनामिक्स। ओके, भारत डायनामिक्स ये आपको बाय करना है। योगी शरद अवस्थी की पिक। गोल्ड मेडल जीता इंडिया ने एशियन गेम्स में, श्रीलंका को 19 रन से हराया विमेंस फाइनल, और ये 116 रन इंडिया ने बनाए थे, 97 रन पर ही रोक दिया श्रीलंका को। तो ये एक गोल्ड मेडल, और स्मृति मंधाना ने और जेमिमा रॉड्रिक्स दोनों ने अच्छी बैटिंग की थी, तो ये गोल्ड मेडल इंडिया के लिए। चलिए चारों के चारों ट्रेड्स रिकैप करते हैं अब आपके लिए। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन, शिल्पा जी ने 2000 की कॉल ली ग्रासिम की, अक्टूबर मंथ की 2000 की कॉल। यहाँ पर 49, 62 और 75 के टारगेट, 25 रुपये का स्टॉप लॉस।
राजेश पालविया जी ने LIC हाउसिंग F&O सुपरस्टार के लिए चूज़ किया। टारगेट और स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर। DLF है राजेश सतपुते की पिक, चार्ट का चमत्कार में 517 का स्टॉप, 535 और 540 के टारगेट, और भारत डायनामिक्स ये पिक है अब इस समय शरद अवस्थी जी की। मार्केट में इस समय काफ़ी इंटरेस्टिंग डायकॉटमी। निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन मिड कैप में शानदार तेज़ी। मिड कैप इंडेक्स अब 0.6% ऊपर और मिड कैप सेलेक्ट अब करीब 1% से ज़्यादा ऊपर, 1.1% मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स ऊपर है इस समय। और ये खैर एक्सपायरी वाला मामला है यहाँ पर। शिल्पा जी, फिन निफ्टी की तरह यहाँ पर भी आप स्ट्रैटेजीज अब देना शुरू किया आपने, या अभी यहाँ पर नहीं? नहीं, अभी तक यहाँ पे नहीं चालू किया। इट्स नॉट दैट ट्रेडेबल राइट नाउ। मे बी इन अ फ्यू मोर सीरीज, 1-2 सीरीज में शायद इसमें भी एकदम वो हो जाएगा, जैसे फिन निफ्टी में एकदम एक फ्लो के साथ यहाँ पे लोग अब एक्सपायरी देख रहे हैं, तो मुझे लगता है सून यहाँ पे भी वैसा ही आपको टेक्सचर दिखेगा। तो धीरे धीरे करके शायद वॉल्यूम पिकअप देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ, आतिशबाजी तो हो रही है क्योंकि 245 अंकों का इजाफा मिड कैप इंडेक्स में। अच्छा, मिड कैप की हम बात करें तो मिड कैप सीमेंट कंपनियों पर, एक तो गाबा साहब ने दालमिया भारत पर एक व्यू दिया था। राजेश पालविया, ये रैमको सीमेंट, JK लक्ष्मी, इनमें से कुछ आपको पसंद है क्या? सीमेंट स्टॉक्स में कुछ पिक किया आपने? हर्षिता जी, रैमको सीमेंट को यहाँ पे देखा जा सकता है। ये स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम बना और स्टॉक में ऑलमोस्ट आज का जो मूव बना है, लास्ट 4 दिन की गिरावट को आज स्टॉक ने रिवर्स करते हुए दिख रहा है। स्टॉक कंफर्टेबली अब अपने नियर टर्म सेटअप के हिसाब से मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन कर रहा है। यहाँ पे हमें लगता है मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है, तो रैमको सीमेंट पे बाय करने की सलाह है। हमें लग रहा है यहाँ से 925-930 की तरफ ये स्टॉक मूव होते हुए दिखेगा। स्टॉप लॉस करंट लेवल से जो अब रखना होंगे वो करीब होंगे 888 के आसपास। ओके, तो 888 का स्टॉप लॉस, लेकिन 925 की तरफ बढ़ता हुआ रैमको सीमेंट यहाँ पर एक मौका खरीदारी का बन रहा है। फायदे बाजार में कुछ और इंटरेस्टिंग ट्रेड्स देखने को मिल रहे हैं, और एक स्टॉक जिसकी हम चर्चा आपको याद होगा कर चुके हैं पिछले हफ्ते, वैसे MCX में आज फिर अच्छा खासा रुझान, तेजी का 6-6.5% तक का इजाफा। ओपन इंटरेस्ट ट्रेडिशन 1.5% तक का ही है, लेकिन शरद, अब क्या मौका आपने भी ढूंढा है MCX में तेजी करने का? अब कंपनी ने खुद कह दिया है कि अगले महीने से उस नए प्लेटफॉर्म पर ये शिफ्ट करेंगे। टेस्टिंग अच्छे से हो चुकी है, अब होपफुली वो हो जाए, लेकिन 1900 के आसपास क्या एक बाय है? मुझे लगता है ये जो पॉजिटिव न्यूज है ये लार्जली फैक्टर्ड इन है, जो प्लेटफॉर्म शिफ्ट होगा इनका। तो अभी 1900 रुपए में लगभग जो वैल्यूएशंस पे आ गया है, फॉरवर्ड मल्टीपल्स पे भी, जो ऑप्टिमम नए प्रोडक्ट्स वगैरह लॉन्च करने के बाद भी हम लोग जो टारगेट प्राइस एसरटेन कर रहे थे वो 1850 के आसपास था। तो मुझे लगता है ये वैल्यूएशन पे बहुत ज्यादा अपसाइड इसमें बचती नहीं है, और ज्यादातर पॉजिटिव न्यूज मोस्ट प्रोबेबली फैक्टर्ड इन है। तो यहाँ से और ज्यादा अपसाइड मुझे थोड़ी मुश्किल लगती है MCX में। थोड़ी सी मुश्किल लगती है MCX में अपसाइड। अच्छा, एक बार जरा आप गोदरेज प्रॉपर्टीज लेकर आइए। आज सुबह मैं गोदरेज प्रॉपर्टीज भी डिस्कस किया था, उसके ऑप्शंस के आंकड़ों में जो 1560 की कॉल थी उसमें मैसिव बिल्डअप था और सुबह, और अब देखिए ये स्टॉक डे हाई पर इस समय ट्रेड करता हुआ, डे हाई के काफ़ी करीब यहाँ पर। राजेश सतपुते जी, कोई व्यू गोदरेज प्रॉपर्टीज पर? सुबह हमने डिस्कशन किया था स्टॉक पर। बिल्कुल और देखिए अनुज जी, मुझे लगता है कि यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे पैटर्न पैन आउट हो रहा है, इनफैक्ट ये जो रनिंग करेक्शन था, इट हैज लैंडेड एग्जैक्टली ऑन इट्स 100 DMA और वहीं से ये पलटा है। अगर आप कैंडलस्टिक की बात करें तो इट्स अ बुलिश एनगल्फिंग विद अ राइज इन वॉल्यूम एंड गेन इन ओपन इंटरेस्ट, तो इंडिकेशन यही देता है कि यहाँ पे बॉटम लग गया और यहाँ पे बाय करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे सप्लाई कहाँ है, देखिए 1620 के आसपास एक स्लाइट यहाँ पे हर्डल है, लेकिन चार्ट देख के लगता है कि वो निकल जाएगा और इवेंचुअली ये 1700 की तरफ फिर से भागेगा। तो ये हाई बीटा काउंटर है, तो डेफिनेटली बाय करे, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। तो स्टॉप लॉस रखे 1580 का, 1580 का, लॉन्ग करे 1620 के बाद आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करें एंड कंटिन्यू योर ट्रेड फॉर द टारगेट ऑफ 1700 प्लस। ओके, तो गोदरेज प्रॉपर्टीज, ये इनफैक्ट दिल्ली की इनकी जो प्रॉपर्टी है उसके लिए काफ़ी पॉजिटिव अपडेट्स आज सुबह में आए थे, उसके बाद से ये स्टॉक में अच्छी खासी रफ्तार बनती हुई दिखाई दी। अच्छा, IRCTC, रेल टेल, ये दूसरे काउंटर्स हैं जो फिर से जोर पकड़ रहे हैं। रेलवे कंपनियों में 52 हफ्तों के हाईज अच्छे खासे देखे और उसके बाद हल्का सा करेक्शन आया, फिर इनकी चाल मजबूत होती हुई। IRCTC पर राजेश सातपुते, टेक्निकल चेक पहले एक बार दीजिएगा, 691 पर आ चुका है स्टॉक। हर्षदा जी, मुझे लगता है IRCTC में शॉर्ट कवरिंग हो रही है, डेटा भी वही पॉइंट आउट कर रहा है।
अगर आप हाल फिलहाल का ट्रेंड देखें तो 750 760 का हाई था, वहां से ये वन वे करेक्ट हुआ अपने 50 डीएमए तक, जो करीबन 660 का था। और आज का अगर आप कैंडलस्टिक देखें या ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें, मुझे लगता है कि यहाँ पे 680 का अभी नया बेस बनेगा और सामने ये जाएगा कम से कम 720 725 तक। तो इट इज स्टिल अ बाय। आपका स्टॉप लॉस होगा 680 का सपोर्ट ध्यान में रखते हुए, नया स्टॉप लॉस होगा 670 का, तो इट्स अ बाय। ओके, HDFC बैंक, एक बार उसका चार्ट लेकर आइए इंट्राडे में फिर से। और आज थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग हुई है HDFC बैंक में, लोअर लेवल से स्टॉक थोड़ा इंप्रूव करता हुआ, अच्छा मोमेंटम यहाँ पर इस समय स्टॉक में। शाम मेटालिक्स पर एक न्यूज़ आई है इस समय, लिथियम आयन सेल के लिए वो एल्यूमिनियम फॉयल बनाएंगे, तो ये स्टॉक करीब करीब 1% ऊपर इस समय। उसके अलावा आज कहाँ पर मोमेंटम है? अच्छा, एक एस्ट्रल लेकर आइए। एस्ट्रल सुबह वीक था लेकिन अब थोड़ा सा घुमा ये स्टॉक और अब डे हाई पर। शिल्पा जी, कोई व्यू एस्ट्रल पर? जी बिल्कुल, एस्ट्रल एक सपोर्ट है 1800 जोन्स पे, जहाँ पे अगर ये सस्टेन करता है, होल्ड करता है, तो आपको 1940 से 2000 के बीच में आपको एक टारगेट आते हुए मिलेगा। बट कंडीशन है कि 1800 इट हैज़ टू होल्ड। एस्ट्रल में अभी थोड़ा स्ट्रेंथ आपको दिख रहा है, लेकिन इतना मतलब अग्रेसिव कॉल राइटिंग यहाँ पे या हम लोग पुट राइटिंग कहीं पे भी ऐसा नहीं बोल सकते कि जिसमें इट्स फॉर्मिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्टअप। रोल ओवर्स आर ऑल्सो वेरी मिनिस्कुल, तो इतना कुछ नहीं है। लेकिन क्योंकि पुल बैक ट्रेड है 1800 से, तो आप उसी को स्टॉप लॉस लगा के एक ट्रेड ले सकते हैं फॉर 1940 टू 2000। ओके, तो ये फिलहाल एस्ट्रल के लिए एक अपॉर्चुनिटी तेजी की। इनफैक्ट मार्केट में मिड कैप स्टॉक्स कई सारे हैं जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं। निफ्टी पॉजिटिव टेरिटरी में इस समय 19682 पर 164 अंकों का इजाफा निफ्टी बैंक में, और 300 पॉइंट की बढ़त की तरफ तेजी से भाग रहा है आपका मिड कैप इंडेक्स भी। मिड कैप सेलेक्ट हर्षदा अब 1.25% ऊपर हो गया। बताइए। लेकिन ये सबका सब ना, मुझे लग रहा है आज एक्सपायरी रिलेटेड भी है, ठीक है। और कल एक और एक्सपायरी है इसकी फिन सर्विसेज की, और वेंसडे को फिर आपका वेंसडे को बैंक निफ्टी, थर्सडे को निफ्टी, और फ्राइडे को फिर मिड कैप। नहीं, फ्राइडे को फिर मिड कैप, फ्राइडे को फिर मिड कैप, क्योंकि अगला मंडे छुट्टी है, तो फ्राइडे को फिर मिड कैप। तो इस हफ्ते NSE की लिटरली 5 दिन एक्सपायरी है। फ्राइडे को सेंसेक्स भी होता है वैसे, लेकिन इस हफ्ते NSE के 5 दिन एक्सपायरी है। तो ये फिलहाल वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देवेंद्र चोकसी को जोड़ेंगे, उनसे डिटेल में बातचीत होगी कि इस समय आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए मार्केट में। आप बने रहे CNBC आवाज के साथ। इस बार एक्सपायरी जो है निफ्टी बैंक की, वो वेंसडे को नहीं है, वो थर्सडे को ही है, क्योंकि मंथली है, तो मंथली का कॉन्सेप्ट सेम रहने वाला है। तो अब आप एक काम करिए, अब आप एक प्रिंट आउट लगा लीजिए करिए महीने के शुरू में, रोज की किस दिन एक्सपायरी हुई, छुट्टी आ रही है तो उससे भी शिफ्ट होगा। मंथली थर्सडे को ही रहेगी, वीकली वेंसडे को आ रही है, तो एक प्रिंट आउट लगा के रखिएगा कि कौन कौन सी एक्सपायरी कब है इस चीज़ का, ताकि आपको ध्यान रहे। खैर, अब एक काम करते हैं, बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ DI चोकसी फिनसर्व के देवेंद्र चोकसी जुड़ गए। देवेंद्र भाई, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक उस फैक्टर से जिसने मार्केट के ऊपर काफ़ी सेलिंग प्रेशर डाला पिछले पूरे हफ्ते, HDFC बैंक। आपका क्या व्यू रहा वो एनालिस्ट मीट के बाद, और क्या इस गिरावट में खरीदारी बनती है या अभी कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया जाए इसको? या अनुज, गुड आफ्टरनून। मैंने HDFC एनालिस्ट की मीट आई थिंक पार्टिसिपेट किया है, एंड आई थिंक आई हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड द सब्जेक्ट कि एक तरफ आई थिंक बैंक को बिकॉज ऑफ द कंबाइंड बुक्स थोड़े बहुत प्रोविजन करने पड़ेंगे। उसके अंदर शायद बिकॉज ऑफ दी कंबाइंड बुक्स ऑफ एसेट बुक्स, आई थिंक यहाँ पे जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सर्टेन प्रोविजन आते हैं तो डेफिनेटली लेने पड़ते हैं। दूसरी तरफ देखें तो उसका नीम के अंदर थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है, ज्यादा नहीं। बट ये दोनों चीज को मैं एक दूसरी तरह से दिखता हूँ कि ऑन द अदर साइड द क्रेडिट ग्रोथ इज पिकिंग अप, एंड क्रेडिट ग्रोथ इज पिकिंग अप वेरी स्मार्टली। HDFC बैंक के अंदर आप देखें तो रिटेल क्रेडिट का ग्रोथ अच्छा है, हाउसिंग फाइनेंस, मॉर्गेज फाइनेंस का क्रेडिट ग्रोथ करीबन 20% के आसपास है, जो रिटेल का 20% के ऊपर है। कॉर्पोरेट लेंडिंग बुक है, इसके अंदर भी करीबन 18% के ऊपर क्रेडिट ग्रोथ आ रहा है। So, and even priority sector is also there. So, all in all put together, I think the bank's lending book is remaining extremely robust and at the same time quite balanced. मेरा ऐसा मानना है कि I think because of the higher volume getting produced, I think whatever the little bit of impact on NIM that we are basically talking about is not going to be lived, is going to be short-lived, not I think majorly. And as a result of which, I think this is an opportunity which is coming for investors.
मैं हमेशा मानता हूँ कि जब भी बड़ी कंपनी के अंदर कोई भी कारण से प्राइस के अंदर एक रुकावट आती है अथवा कोई कारण से प्रेशर बनता है, उनके फंडामेंटल्स चेंज नहीं होते हैं तब तक ये अपॉर्चुनिटी के हिसाब से कन्वर्ट कर देना चाहिए इन्वेस्टर को. I would think that I think those who are having patience to stay invested in this company for 2 to 3 years, कि जहाँ पे हम देखने जा रहे हैं कि I think size of the book is getting doubled from what it is currently. मेरा ऐसा मानना है कि I think those investors will make a lot of money out of this particular business. Those who are trading for short term, I think they may probably I think take a decision as it suits them. But मैं ऐसा समझता हूँ कि इन्वेस्टर के लिए कोई चिंता का विषय नहीं है. On the contrary, price correction is a good buy opportunity to buy and sit tight thereafter. ओके तो ये एक लॉन्ग टर्म बाय के लिए एक अच्छा मौका आपको एचडीएफसी बैंक से में मिल रहा है और उस मौके को चूकना नहीं है. देवेंद्र, गुड आफ्टरनून. ये बजाज फाइनेंस पर आपकी क्या राय रहेगी? कंपनी ऑफ कोर्स और फंड रेस कर रही है और लार्जली कंपनी ऐसा बड़ा फंड रेस तभी करती है जब उनको कैपिटल की जरूरत हो, और इस समय हम फेस्टिव सीजन से ठीक पहले देख रहे हैं वो फंड रेस होता हुआ. क्या पोटेंशियल है इधर और बिजनेस को के ग्रो होने का? क्योंकि बीच में वो चर्चा भी की थी हमने कई दफा कि जो फाइनेंशियल आने के बाद बड़ा चैलेंजर जियो बजाज फाइनेंस के लिए उभर कर आएगा. इस समय आपका स्टांस क्या रहेगा स्टॉक पर? So good afternoon हर्षदा. Well, I think बजाज फाइनेंस का पिछले कई सालों का एक ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देखिए. जब भी प्राइस टू बुक वैल्यू 6.5 के आसपास आता है, तभी दिस कंपनी इज डेफिनेटली आई थिंक डाइल्यूटिंग द स्टेक, रेज मनी. एंड ये फाइनेंस कंपनी का एक टिपिकल नेचर है, उनका रॉ मटेरियल ही पैसा है. अगर आपको ग्रोथ 30% के माध्यम से आगे बढ़ाना है, रेट ऑफ ग्रोथ 30% के हिसाब से आपको आगे बढ़ाना है, तो डेफिनेटली जब भी वैल्यूएशन सुधरते हैं तभी वो समय पे ऊपर आपको एक मार्केट में से फंड रेज करने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है. आई थिंक दिस कंपनी हैज बीन कंसिस्टेंटली डूइंग दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी एंड सक्सेसफुली डूइंग इट. सो मैं ऐसा समझता हूँ कि इवन इफ आई थिंक दे आर डाइल्यूटिंग दिस पर्टिकुलर स्टेक बाय वे ऑफ प्लेसिंग शेयर्स एट करंट वैल्यूएशन और मे बी स्लाइटली हायर प्राइस, मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ बून फॉर द कंपनी. एंड यू राइटली पॉइंटेड आउट कि इकोनॉमी के अंदर जब भी क्रेडिट का ग्रोथ बढ़ता है एंड दूसरे प्लेयर्स आते हैं, at that point of time, I think your balance sheet has to be very strong. Your liability side has to be very properly managed so that I think you can lend it properly during the given situation. रिटेल क्रेडिट का ग्रोथ जो है वो मेरे ख्याल से सिस्टमेटिकली बढ़ के आएगा, क्योंकि हम एक पीरियड से देख रहे हैं कि इकोनॉमी की साइज जो है वो $3.5 ट्रिलियन से बढ़ के करीबन $12 ट्रिलियन 2035 तक बनने जा रही है. So obviously, I think the retail credit would be in more demand because of higher amount of inflow of funds in the hands of consumer for spending. So मैं ऐसा समझता हूँ कि I think this particular company is going to take the maximum opportunity given this situation. Also, the fact that they've been systematically building the digital framework for themselves, so that the processing of the loan becomes faster, management of the liability becomes efficient, and at the same time disbursal money I think can be done in a quick succession, so that I think the growth is maintained under each of the verticals. Currently उनकी जो subsidiary है housing finance की, that subsidiary is also growing I think at a rapid speed because of I think higher amount of credit offtake in the housing finance. So all these verticals under which they are operating, and I think along with housing finance, I believe that I think the company is very well positioned, and that is where they are probably diluting to generate equity in their generate I think cash in the balance sheet for further lending. देवेन, ये ऑटोज में दो स्टॉक्स में बहुत शानदार मोमेंटम रहे हैं, मारुति और एस्कॉर्ट्स. यहाँ क्या भी होगा आपका? So अनुज, आई थिंक मारुति के जो नंबर्स आ रहे हैं मंथ फॉर मंथ के, और जो फेस्टिव सीजन की जो डिमांड जो उभर के आ रही है, आई थिंक मैं ऐसा समझता हूँ कि मारुति के लिए आई थिंक ये साल बहुत बढ़िया जा रहा है. ये भी सेकंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के अंदर एटलीस्ट फेस्टिव सीजन नवंबर दिसंबर तक का पीरियड के लिए जो डिमांड का सिनेरियो बना है, दैट रिमेन्स एब्सोल्युटली कन्विंसिंग एंड वेरी बुलिश. मैं ऐसा समझता हूँ कि जैसे कंज्यूमर के पास ज्यादा फंड्स आते हैं, आई थिंक दे आर गोइंग टू बी स्पेंडिंग मोर towards newer model, and Maruti is systematically enhancing the portfolio from a low cost portfolio to I think a mid-size to higher range of portfolio of products in the passenger vehicle. I think the company is very well positioned. So maybe at current price has already appreciated, so ज्यादा headroom शायद कम हो सकता है इसके अंदर, but maybe कोई कारण से मार्केट में कोई दबाव आता है, प्राइस करेक्शन आता है, so I think this company remains relatively I think more safe to buy into because of the position that it has created in the market. एस्कॉर्ट क्यूबोटा का भी आई थिंक सिमिलर सिचुएशन है.
with good monsoon, higher amount of cropping season, better demand going forward, and whatever the correction in the balance sheet had to take place, they have completed that part of it. So maybe I think in this good year, they should be reflecting better onto the numbers for the tractors and farm equipment. One would remain positive. Of course, I think the stock prices have also moved up in line of this expectation. But any correction in the price once again would be meaningful opportunity to buy into the portfolio. चलिए, मौका यहाँ पर तेजी का बनता दिखाई देगा। देवेन, कंजम्पशन थीम, टाटा कंज्यूमर, ट्रेंट जैसे काउंटर्स, टाइटन जैसे स्टॉक्स, क्या मौका है यहाँ पर पोजीशंस अब और बढ़ाने का? सॉरी हर्षद, आपका थोड़ा वॉइस बीच में ब्रेक हो गया था, कैन यू रिपीट इट प्लीज? कंजम्पशन थीम पर मैं आपकी राय लेना चाह रही हूँ, क्योंकि वो बजाज फाइनेंस के चर्चा में आप वही मेंशन कर रहे थे कि कंज्यूमर डिमांड अच्छी खासी रहेगी लोन्स की, लेकिन फिर क्या टाटा कंज्यूमर, ट्रेंट जैसे ट्रेड्स, टाइटन जैसे ट्रेड्स पर भी ध्यान देना चाहिए? आई थिंक द ग्रोथ इज डेफिनेटली कन्विंसिंग। लेट मी पुट इट दिस वे, टाटा कंज्यूमर की जैसे आपने बात की है, आई थिंक फूड वर्टिकल रिमेन्स एब्सोल्युटली वेरी कन्विंसिंग ग्रोथ स्टोरी, और मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड द नंबर्स आई थिंक वुड रिमेन मच मोर कन्विंसिंग एंड स्मार्टर। एट द सेम टाइम जो हम देखने जा रहे हैं दो चीज के अंदर एक बदलाव, एक तो सबसे पहले कंज्यूमर का स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ने के साथ में प्रीमियमाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट इज हैपनिंग इन ईच ऑफ द वर्टिकल्स इन दिस पर्टिकुलर स्पेस। तो मैं ऐसा समझता हूँ दिस इज बेसिकली वर्किंग टू द एडवांटेज ऑफ द कंपनी, because premiumization results into higher amount of revenue, of course, but at the same time better profits and the profitability for the company. दूसरी तरफ देखें तो आई थिंक उन्होंने जो हिसाब से अच्छी तरीके इन्फ्लेशन प्रेशर के साथ में भी कॉस्ट मैनेजमेंट की है, that itself I think is suggesting a good amount of I think progress that most of the FMCG companies have made, including HUL, Nestle, and even Tata Consumer. In my viewpoint, I think this particular growth is likely to sustain and likely to grow smartly. Maybe that is the reason for which I think many of these consumer-facing companies are likely to perform better in coming period. Correction in price definitely is always welcome, but जहाँ तक मैं समझता हूँ, most of these FMCG companies, particularly I think the consumer discretionary spending का जिसको advantage मिलता है, they are immediately not coming down on the pricing front. So market के अंदर आपको price opportunity की राह देखनी पड़ती है, and I think that is what I think should apply to one company like Tata Consumer. I would remain distinctly positive, though not major correction in the price, but small correction in the price would also welcome to add further into the portfolio. Okay, देवेन, डेल्टा कॉर्प जैसे कंपनियों पर अब क्या व्यू बन रहा है? जिस तरीके से एकदम से इशू आया जीएसटी का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से और सीधा 20% स्टॉक नीचे, यहाँ पर कोई व्यू आपका? मैंने शायद डेल्टा के ऊपर देखा नहीं अनुज, तो आई थिंक वुड नॉट बी नोइंग। नहीं बिल्कुल फेयर इनफ। तो कुछ और बड़े स्टॉक्स की बात करते हैं। पीएसयू बैंकों में एक अच्छा मोमेंटम है इस समय देवेन, यहाँ पर क्या आपको लग रहा है कि अभी भी रिस्क रिवॉर्ड फेवर में है? सो आई थिंक मेरा एक व्यू ऐसा बनता है कि जो बैलेंस शीट की साइज बड़ी हो तो उसके लिए आपको एक एडवांटेज मिलेगा। जैसे एसबीआई है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, बीओबी है, उसके अंदर आपको शायद एक एडवांटेज अच्छा मिलेगा, बिकॉज जो हिसाब से क्रेडिट की ऑफटेक बढ़ रही है उसके अंदर आपकी बैलेंस शीट आपको सपोर्ट करती है। जो आर्ग्यूमेंट हमने बजाज फाइनेंस के लिए थोड़े टाइम पहले डिस्कस किया, सिमिलर आर्ग्यूमेंट होल्ड्स ट्रू फॉर मेनी ऑफ दिस बैंक्स। So those companies which are having a reasonably good size balance sheet, they will be able to take the advantage of this particular situation of higher credit growth. जो mid tier PSU banks है, जो छोटी PSU banks है, उनके लिए समय थोड़ा बेटर रहेगा compared to previous periods. But मैं नहीं मानता हूँ कि balance sheet size कम होती है तो उसको आपको ज्यादा कुछ इसमें ज्यादा बदलाव कर पाओगे। Of course, they have corrected their balance sheet. I think non-performing asset situation is over, capitalization has taken place. And I think going forward, they would be in a better position because of the growth in the economy. But I would still consider that in this finance space, I think you will have to look at companies which are big because they will get bigger faster. That is where probably I would stay with some of the larger PSBs like SBI and BOB vis-a-vis the mid-tier and the small PSBs. देवेन, सरकारी कंपनियों पर आपकी क्या राय रहेगी? बैंकों में आई अंडरस्टैंड पीएनबी एंड द लाइक्स आपको पसंद है, बैंक ऑफ बड़ौदा पसंद है, लेकिन बाकी पीएसयू बास्केट में आप देखिए किस तरह से आज आईआरसीटीसी में तेजी देखने को मिली। कोल इंडिया हैज बीन अ वेरी लार्ज परफॉर्मर,
पावर ग्रिड एनटीपीसी, एनएचपीसी ने अपडेट दिया कि 321 करोड़ का डिविडेंड इन्होंने सरकार को सौंपा है। तो यहाँ पर काफी एक्शन देखने को मिला है। इसमें से क्या रखना चाहिए और क्या कहां से अब मुनाफा वसूलना शुरू करें? $1 million क्वेश्चन हर्षदा। आई थिंक मैं सही में बताऊं, क्योंकि ये जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की कंपनी का जो कारोबार है, वो कारोबार की क्वालिटी के लिए हमें कोई संदेह नहीं है। आई थिंक वी डोंट क्वेश्चन द मेरिट्स ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनीज दिस कंपनीज आर ऑपरेटिंग। The major challenge in the past has been that these companies have been inconsistent performers. I think they would have some performance and they would slip on the performance in subsequent period. ये जो कॉन्फिडेंस इसलिए कम आता है ये कंपनियों के अंदर, उसका रीजन ये है कि वहाँ पे मैनेजमेंट का बदलाव बहुत फ्रीक्वेंट होता है। एंड दोज पीपल हु नो द बिजनेस, आई थिंक दे आर आउट ऑफ टू सम अदर पोर्टफोलियो, एंड दोज हु डू नॉट नो द बिजनेस दे विल कम एंड एज्यूम द पोर्टफोलियो। तो ये एक थोड़ा चैलेंज पब्लिक सेक्टर कंपनीज के लिए काफी समय से हमने पास में देखा है। एक चीज के ऊपर डेफिनेटली गवर्नमेंट को हम क्रेडिट देना चाहेंगे कि सर्टेनली दे हैव ट्राइड टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी इन ईच एंड एवरी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ लेट, एंड दैट इज व्हाट इज इंस्पायरिंग सम मोर कॉन्फिडेंस। Many of the PSUs are available at a discounted valuation to a certain extent now because the price appreciation has taken place in many cases. But जहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलती है, जहाँ पे कंपनीज कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस लेके आती है, वहाँ पे आपको शायद इन्वेस्टर देना जरूरी बनता है। Likes of BHEL, likes of NTPC and Coal India, of course. I think though they will have limited volume growth to talk about, but still, I think if they sustain the level of growth that they have produced in recent past, then according to me, I think this company should be held on to in the portfolio. ओके देवेन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। चलिए एक काम करते हैं, अब कल की तैयारी करते हैं, BTST ट्रेड्स लेते हैं और फिर यतिन को जोड़ेंगे डीलिंग रूम चेक के लिए। काबा सर बताइए आपकी ट्रेड BTST या STBT? BTST स्टॉक रहेगा अपोलो हॉस्पिटल, ट्रेड कर रहा है 5097 पर, स्टॉप होगा 5050, टारगेट 5200 के नजर आते। यस, अपोलो हॉस्पिटल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और साइडवेज जोन के बाद आज एक अच्छा मूव मिला है अपोलो हॉस्पिटल। 5200 की तरफ बढ़ता हुआ अपोलो हॉस्पिटल बाय कॉल। मानस आपका ट्रेड? हर्षदा जी, जुबिलेंट फूड में खरीदारी करेंगे क्योंकि यहाँ पर 20-डे मूविंग एवरेज के आसपास ही स्टॉक ने सपोर्ट लिया है तो और रिकवरी देखने को मिली है। ब्रेकआउट इंटरडे चार्ट पे आपको क्लियरली दिख रहा है, तो इसके फ्यूचर में आप खरीदारी कर सकते हैं। 541 के आसपास के भाव चल रहे हैं, 534 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 555 के टारगेट जुबिलेंट फूड के फ्यूचर में सेट करेंगे। ओके, जुबिलेंट फूड ये होगी मानस की पिक। शिल्पा जी आप क्या पिक कर रही हैं? जी मेरा भी BTST रहेगा PEL में। पिरामल यहाँ पे फ्यूचर्स में 1065 पे ट्रेड कर रहा है। इट इज अप्रोचिंग 1085 टू 1100 जोन्स। किसी को ऑप्शंस में करना है तो आप नेक्स्ट सीरीज अक्टूबर सीरीज के 1100 के कॉल ऑप्शन में भी ट्रेड ले सकते हैं। 32 रुपीज के अराउंड चल रहा है। 25 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, ये आपको 49 से 55 के बीच में भी टारगेट देख सकता है। ओके, तो PEL में एक मौका तेजी का। राजेश सातपुते आपका ट्रेड? एस्कॉर्ट्स में बाय करके जाऊंगा। एस्कॉर्ट्स का ब्रेकआउट अच्छा मिला है, ओवरऑल स्ट्रक्चर भी बढ़िया है, मेरे हिसाब से BTST के लिए परफेक्ट होगा। 3220 3220 का स्टॉप लॉस रहेगा फ्यूचर में और सामने टारगेट करेंगे हम इसको करीबन 3300 जहां पे कॉल राइटर खड़े। तो करंट लेवल से आप कह सकते हैं कि 50-60 पॉइंट का मूव एस्कॉर्ट्स में मिलना चाहिए। ओके, पालवे जी आप क्या ट्रेड कैरी करेंगे कल के लिए? मुझे कोल इंडिया पे फोकस है। स्टॉक में जिस तरीके से क्लोजिंग आज हो रही है, एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यहाँ पे मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। कोल इंडिया पे हमारे टारगेट जो हमें लगता है आ सकते हैं वो 296 298 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे फ्यूचर में 283 के आसपास। के कोल इंडिया, चलिए ये इस समय की ट्रेड सारी पूरी हुई। अब एक काम करते हैं, यतिन के पास चलते हैं और डीलिंग रूम फीडबैक ले लेते हैं। यतिन गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। दो स्टॉक्स जो आज फोकस में हैं, सबसे पहले पावर ग्रिड, और गुरुवार को आपको CPSE ETF की रीबैलेंसिंग होती हुई दिखाई पड़ेगी, जहां पावर ग्रिड एक ऐसा स्टॉक है जहां वेटेज ऊपर जाने की उम्मीद है मोतीलाल ओसवाल के हिसाब से। और अगर हम बाय फ्लोज की बात करें तो लगभग 500 करोड़ के बाय फ्लोज यहाँ आएंगे। ऑब्वियसली बहुत सारे क्वांट एनालिस्ट की नोट्स अभी भी आना बाकी हैं, लेकिन ये एक स्टॉक है जहाँ डीलर्स को लगता है कि खरीदारी करके जाना चाहिए और एक BTST की सलाह वो डीलर्स अपने क्लाइंट्स को सुझा रहे हैं। ऑब्वियसली ये पावर ग्रिड के अलावा दूसरे भी सरकारी जो कंपनीज हैं इसके ऊपर रीबैलेंसिंग होगी, जिसका विस्तार से हम लोग डिस्कशन करेंगे। हालांकि अगर हम दूसरे स्टॉक्स की बात करें तो बंधन बैंक
और बैंकिंग स्टॉक्स में आज बाइंग फ्लोज आपको दिखाई पड़ रहे हैं। डीलर्स के हिसाब से बंधन बैंक फिर से एक बार जो है बाय ऑन डिप्स की रणनीति यहाँ लेनी चाहिए। शायद 2-4 दिनों में यहाँ अच्छा अपमूव आना चाहिए और इसीलिए डीलर्स पोजिशनली बंधन बैंक के शेयर में भी खरीदारी करवा रहे हैं। उनको लगता है स्टॉक में 4 से 5% की अपसाइड शॉर्ट टर्म में आनी चाहिए और यहाँ काफ़ी सारे अच्छे HNIs का बाय फ्लो दिखाई पड़ रहा है। तो अच्छी खरीदारी बंधन बैंक में ये डीलर्स की तरफ से अपेक्षा है और वो स्टॉक तेजी में वैसे भी है। इसके अलावा कुछ और काउंटर्स की हम बात कर लेंगे जहां पर एक मोमेंटम देखने को मिला है। एक तो बलरामपुर चीनी जो हम पहले मेंशन कर चुके हैं उसको एक बार रिविजिट कर लेते हैं। 6-6.5% का इजाफा इधर, ओपन इंटरेस्ट एडिशन अब 5% तक का बढ़ चुका है। रैमको सीमेंट जो कुछ देर पहले हम मेंशन कर रहे थे, तेजी का ट्रेड ये बना है। ट्रेंट, IRCTC, ये सारे स्टॉक्स जमकर चले हैं आज। और एक बार फटाफट से नजर PNB पर डाल ली जाए। वैसे मेंशन तो किया था यहाँ पर देवेन ने कि अपॉर्चुनिटी है, लेकिन मानस अगर ट्रेड लेना है क्या 80 के आसपास नया ट्रेड लिया जा सकता है क्या? 3% का इजाफा, ओपन इंटरेस्ट एडिशन 8-9% का बिल्कुल लिया जा सकता है। देखिए ये फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है जिसके टारगेट 87 रुपीज के आते हैं, तो 7 रुपए का आपको करंट लेवल से देखने को मिल सकता है। इसलिए फ्यूचर की मैं रिकमेंडेशन नहीं देता, लेकिन ऑप्शन में आप जरूर ट्रेड कर सकते हैं। अक्टूबर मंथ का 80 वाला कॉल ऑप्शन 4 रुपए पैसे का ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप 2 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। आई थिंक इस ऑप्शन में आपको 8 से 10 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो 80 वाला कॉल ऑप्शन अक्टूबर मंथ का PNB का लिया जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर एक्शन जोर पकड़ता हुआ 80 का अक्टूबर वाला कॉल लेना है। इस सीरीज में ट्रेड अवॉइड ही करेंगे आप। श्रीराम फाइनेंस पर क्या राय होगी आपकी पालविया साहब, क्योंकि ये भी एक मोमेंटम ट्रेड बन गया है? तो बिल्कुल हर्षिता जी, यहाँ पे भी अच्छा मोमेंटम है और हमें लगता है ये स्टॉक को BTST किया जा सकता है। स्टॉक में जिस तरीके से अब एक नैरो कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट, ऑलमोस्ट 5 दिन के एक नैरो रेंज में स्टॉक ट्रेवल कर रहा था, अब यहाँ पे ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। हमें लग रहा है कि यहाँ पे मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। कल के सेशन में 1970 1990 तक की अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है, तो पोजीशन कैरी करें। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखता होगा 1925 के आसपास। ओके, तो देखिए कई सारे ऐसे आपको ट्रेड्स दिखाई देंगे जहां पर एक अच्छा खासा मूव देखने को मिला है। आप L&T ध्यान दीजिए, 0.5% नीचे दिखेगा आपको, लेकिन यहाँ पर भी करीब 0.42% तक का इजाफा देखने को मिला है। ऐसे कई काउंटर्स हैं जो अपनी चाल को सुधार रहे हैं। और ध्यान दीजिए निफ्टी बैंक डे लो से करीब 400 पॉइंट की रिकवरी पर क्लोज होने की तैयारी में। 44,400 निचला स्तर था, वहां से हमने एक अच्छा खासा दायरा तय किया है। और निफ्टी भी भले ही फ्लैट है लेकिन एक पॉजिटिव जोन में आया और करीब 80 पॉइंट रिकवरी डे लो से। अनुज, फिर फाइनल वर्ड क्या बनेगा, क्योंकि एक पॉजिटिव टेरिटरी में ही क्लोज एंड निफ्टी बैंक तो तेजी में है ही, लेकिन पूरी आतिशबाजी मिड कैप्स में भी। बिल्कुल हर्षिता, देखिए निफ्टी में आज जो हमने सुबह मेंशन किया था 19611 था इंपॉर्टेंट लेवल वॉच आउट करने का, हमने डिफेंड कर लिया उसको 19601 और 19611। अब देखिए एग्जैक्ट डॉट तो कोई नहीं बता पाएगा, लेकिन वो चार्ट के हिसाब से 19611 इंपॉर्टेंट था, उसको डिफेंड किया आज हमने। ये बहुत क्रूशियल है। अब मंदी आपकी होगी अगर आप 19601 ब्रीच करेंगे इंट्राडे में, बहुत सिंपल है, उसके नीचे ही मंदी है। और अगर आप एक अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप अगर लॉन्ग कैरी कर रहे हैं तो उसमें ये आपका स्टॉप लॉस होगा 19601 का। आई थिंक बैंक निफ्टी ज्यादा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि बैंक निफ्टी में जो हमारा फर्स्ट सपोर्ट लेवल मेंशन था सुबह 44409 था हमारा बैंक निफ्टी का फर्स्ट लेवल, और आज का लो था 44401। एग्जैक्टली वो चार्ट लेवल बैंक निफ्टी ने डिफेंड किया, ये बहुत पॉजिटिव है। तो निफ्टी के लिए 19601 और बैंक निफ्टी के लिए 44400, दोनों ने पहले सपोर्ट जोन ब्यूटीफुली डिफेंड किए। अब नॉर्मली पहला सपोर्ट जो होता है, जो बड़ा सपोर्ट होता है, वो पहले टेस्ट पे डिफेंड होता है, तो इसके लिए पहला टेस्ट डिफेंड हो गया। अगर ये लेवल दूसरी बार टेस्ट होगा कल परसों या उसके बाद, तब नहीं बचेगा। अगर तब ऐसा हुआ तो फिर हम 19550 पर निफ्टी में और 44000 बैंक निफ्टी में जाएंगे। लेकिन अभी के लिए ये मानना होगा कि एक बार के लिए लेवल डिफेंड हो गया। मिड कैप में ज़्यादा तेजी थी, ऑब्वियसली एक्सपायरी थी जो भी था, लेकिन मिड कैप में जो आज रैली आई है उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस वापस आया होगा। काफ़ी ज़रूरत थी इस तरीके के सेशन की जिससे मिड कैप अच्छा करे। क्लोज खराब नहीं है, क्लोज अच्छी है मैं कहूँगा। और अग्रेसिव ट्रेडर जो है अब आज के लो के हिसाब से चाहे तो एक ट्रेड अप्रोच करें, लेकिन मीडियम टर्म में, मतलब एक्सपायरी के हिसाब से, अगले हफ्ते की एक्सपायरी के हिसाब से अभी भी टेक्सचर जो है वो ब्रॉडर टेक्सचर अभी भी सेल ऑन रैली का ही है। जब तक आप 19800 क्रॉस करके उसके ऊपर बंद नहीं होते निफ्टी पर, तब तक वो टेक्सचर चेंज नहीं होगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें।
अगले 3-4 दिन तक आप दोनों साइड के ट्रेड ले सकते हैं, अच्छी बात है। ट्रेंडिंग ट्रेड शायद आपको अगले 3-4 दिन ना मिले कोई। अभी भी दिल्ली दूर है क्योंकि 19,800 तो दूर ही नजर आ रहा है। चलिए, मोमेंटम के लिहाज से आखिरी 10-15 मिनटों में कुछ और ट्रेड जो जोर पकड़ चुके हैं। स्टील कंपनियां एक बार देख लीजिएगा, JSW, टाटा स्टील जैसे काउंटर्स आधे % के गेन्स है, लेकिन थोड़ी बहुत हरकत तो आई ही है। राजेश सातपुते, इनमें से कुछ जो आप कैरी करने के फेवर में है या फिर अवॉइड करें? आई थिंक मैं फिलहाल अवॉइड करूंगा। मेटल्स में अभी तक बेस का साइन नहीं मिला है। हाँ, अपने अपने सपोर्ट्स के नजदीक तो आए हैं। मैंने सेल की बात करूं या हिंडाल्को की बात करूं, लेकिन वो सस्टेन नहीं हो रहे हैं, यानी सपोर्ट को तोड़ रहे हैं। तो 50 डे में, यानी हम लोग जनरली जो देखते हैं कि 20 डे में का सपोर्ट लिया तो फिर वो पकड़ेगा कि नहीं, तो वो नहीं पकड़ रहा है। तो वहां पे कहीं लगता है कि ये 50 डे में तक और फिसलेंगे। तो फिलहाल तो मैं वेट करूंगा। लेकिन जो कि हम बात करें हर्षदा जी, एक काउंटर जो है वो थोड़ा रडार पे आया है, और वो है SRF। लुक एट SRF का चार्ट बेहद वीक है। मुझे लगता है अगर यहाँ पे पोजीशन बनानी है तो अपॉर्चुनिटी शॉर्ट साइड वालों को हो। 2270 का स्टॉप लॉस होगा, और मेरे हिसाब से इसका जो इमीडिएट सपोर्ट बनता है हर्षदा जी, वो करीबन 2150 का है। तो सेल का जो सिग्नल हमें परसों मिला था, वहां पे कंटिन्यूएशन सेलिंग आ रही है। तो SRF इज अ वीक काउंटर। SRF इज अ वीक काउंटर। बाय द वे, टाटा कंज्यूमर लाइफ टाइम हाई पर, और 900 बहुत, इनफैक्ट 900 हिट किया इसने आज पहली बार अपनी लाइफ में। 900 का लेवल हिट किया टाटा कंज्यूमर ने, और शानदार मोमेंटम के साथ ये स्टॉक क्लोज हो रहा है। शिल्पा जी, कोई व्यू आपका इस पर, टाटा कंज्यूमर पर? जी डेफिनेटली टाटा कंज्यूमर पिछले वीक में भी एक बहुत अच्छा स्ट्रेंथ उसने दिखाया था, फिर ऑफ कोर्स कंसोलिडेट किया बिकॉज ऑफ द मार्केट फॉल। अभी जो ये मूव है अबव 900, ये आपको टूवर्ड्स 945 960 के लेवल्स तक दिखाएगा। यहाँ पे एक स्ट्रेंथ है 880 के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पे लॉन्ग बने रह सकते हैं। 945 960 इज जस्ट टारगेट जो अभी इमीडिएट बेसिस में विजिबल है। इसके ऊपर भी एक्सटेंडेड टारगेट्स टूवर्ड 1000-1020 भी अवेलेबल है, लेकिन ये पहले टारगेट्स के लिए आप वहां पे वेट कीजिए 880 के स्टॉप लॉस से, उसके बाद कीप ट्रेलिंग। ओके, टाटा कंज्यूमर 940 तक जाने की तैयारी कर रहा है, ध्यान रखिएगा, लॉन्ग होल्ड करिए इसमें। अच्छा, एक बार कल की लिस्टिंग या फ्राइडे की लिस्टिंग देख लेते हैं एक बार। जैगल, मैं थोड़ा सरप्राइज था उस दिन के मूव से, क्योंकि जिस तरीके के सब्सक्रिप्शन थे, ये वाला मूव मैं फ्राइडे को एक्सपेक्ट कर रहा था, ये आज आ गया। फ्राइडे को स्टॉक फ्लैट बंद हुआ था, लेकिन आज इसमें वो मूव आ गया 8% वाला। जैगल प्रीपेड जो था 8.5% का, ये मतलब जिस हिसाब से सब्सक्रिप्शन हुए थे, मैं तो उस हिसाब से जा रहा था, जिस हिसाब से सब्सक्रिप्शन हुए थे ये एक्सपेक्टेड था पहले आने को, अब आया फाइनली मूव, लेकिन अच्छा मूव आया। लेकिन टाटा कंज्यूमर हर्षता बात करते करते और 2-3 रुपए की रैली आ गई यहाँ पर ये आज का आउट परफॉर्मर है। सभी जानकारों ने जहां पर जो तेजी का ट्रेड दिया है 940, शिल्पा जी कह रही है, मानस ने 925 की बात की थी, देवेंद्र चौकसी कह रहे थे कि यहाँ पर एक अच्छा मौका है खरीदारी करने का, और वो आज का आउट परफॉर्मर। अच्छा, मिड कैप आईटी में भी थोड़ी बहुत हरकत आई है अनुज, मैं परसिस्टेंट देख रही थी, स्पेशली ओपन इंटरेस्ट के लिहाज से करीब 13-14% का OI जुड़ा है, 1.1% की तेजी वहां पर। L&T टेक सर्विसेज में थोड़ा सा एक्शन 1.5% तक का आता हुआ, तो थोड़ी बहुत हरकत तब लोग पकड़ने लगे हैं इस स्पेस में। क्या मानस कोई ट्रेड बन रहा है इधर, स्पेशली परसिस्टेंट या L&T टेक में? देखिए, परसिस्टेंट में तो डेफिनेटली बन रहा है, क्योंकि ये 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, एक ब्लैक पैटर्न बन रहा है, और ये 6000 के ऊपर निकलेगा तो कम से कम 400 से 500 रुपए की तेजी देखने को मिलेगी। आई थिंक यहाँ पर एक पोजिशनल ट्रेड लिया जा सकता है। स्टॉप लॉसेस 5800 के नीचे रहेंगे और टारगेट 6200 के आसपास के रहेंगे। LTTS की जहां तक बात है, देखिए यहाँ पर भी हाई टॉप हायर बॉटम बन रहा है, 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है और पैटर्न पॉजिटिव है। यहाँ पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 4650 के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए, इस उम्मीद में कि 4800 के लेवल्स को ब्रीच करके 4900 की तरफ स्टॉक जाने की कोशिश करेगा। ओके, तो एक अपॉर्चुनिटी वहां पर है। डॉक्टर लाल और मेट्रोपोलिस, इनमें ट्रेड दरअसल कंटिन्यू कर रहा है पिछले हफ्ते से। डॉक्टर लाल खासतौर से 2384 का लेवल इधर आ चुका है। अब स्टॉक देखिए करीब 2% ऊपर। मेट्रोपोलिस में भी थोड़ा सा एक्शन 1% तक का बढ़ा है। लेकिन पालवे जी, ये कुछ क्या समझ रहे हैं आप इन मूव्स में, क्योंकि पिछले हफ्ते एक्शन जोर का था इन काउंटर्स में। तो देखिए, एक रिकवरी का ट्रेंड यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। स्टॉक में देखें तो एक बड़े अंडर परफॉर्मेंस के बाद अब स्टॉक स्लो स्टडी एक रिकवरी मोड में यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। वीकली सेटअप पे भी देखें तो स्टॉक में ऑलरेडी एक ब्रेकआउट यहाँ पे बनते हुए दिखा था और वो ब्रेकआउट को होल्ड आउट करते हुए दिख रहा है।
हमें लगता है यहाँ पे 23, 25, 23, 35 ये इंपॉर्टेंट लेवल है डाउन साइड में। जब तक ये इसके ऊपर बना हुआ है यहाँ पे देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि स्टॉक एक अप मूव यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए दिखेगा। 2440 एक इमीडिएट लेवल हमें लगता है वहां तक का मोमेंटम आते हुए दिखेगा। 2440 पे थोड़ा सप्लाई जोन है, अगर ये वो लेवल निकालता है तो हमें लग रहा है कि एक रिवर्सल का ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिखेगा और देन फिर बड़ी तेजी भी यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। तो अभी यहाँ पे पोजीशन होल्ड की जा सकती है। यहाँ पे एक रिकवरी का ट्रेड कंटिन्यू है 2440 के अपसाइड के टारगेट के लिए। ओके, मार्केट जाते जाते एक और स्विंग दे रहा है थोड़ा सा डाउन साइड पर इस बार निफ्टी में 19667 पर। हालांकि कोई बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ स्टॉक्स जहाँ पर थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है टुवर्ड्स द एंड। अच्छा, एक बार वापस HDFC बैंक लेकर आइए। HDFC बैंक में यही दिक्कत होने वाली है कि रैली सस्टेन करना टफ होगा। ये देखिए हजता वो रैली जो बन रही थी वो फिर से फेल हुई और अब ऑलमोस्ट वापस हम डे लो पर जाकर बंद होने की तैयारी कर रहे हैं। टाइटन भी एक बार लेकर आइए। टाइटन हालांकि ग्रीन में बंद हो रहा है, लेकिन इंट्राडे हाई से टाइटन में अच्छी स्लिप आई लास्ट के कुछ मिनटों में। टाइटन फिसला और उसके अलावा बजाज फिनसर्व भी हाईएस्ट लेवल से थोड़ा स्लिप करता हुआ। तो 3-4 स्टॉक्स हैं जहां पर थोड़ा सेलिंग प्रेशर आया ज़रूर, लेकिन उसके सामने टाटा कंज्यूमर अब 905। जब हमने पिक किया था शिल्पा जी के साथ वो ट्रेड तब 899 पर थे हम, अब 904। तो 5 रुपये के मूव आपको अभी के अभी मिले। उसके अलावा नेस्ले इंडिया में भी अच्छे मोमेंटम और ग्रासिम में भी ठीक ठाक मोमेंटम है। लेकिन ओवरऑल जो मामला है वो मिड कैप की तरफ ज़्यादा झुकाव था आज। हालांकि एडवांस डिक्लाइन अभी भी डिक्लाइंस के फेवर में, ये इंटरेस्टिंग है। हाँ। थोड़ी सी मुनाफा वसूली वहां पर कुछ काउंटर्स में हुई है। अच्छा अनुज, स्ट्राइड्स फार्मा हम सुबह में आपको मैं बता भी रही थी, मैं स्टॉक्स न्यूज में, कि आज जो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट पर फाइनल वोट आना था अब कंपनी ने अप्रूव कर दिया है। बेसिकली क्या कर रही है कंपनी, जो अपना कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग वाला बिजनेस है स्टेरिसाइंस का, वो स्टेलिस में शिफ्ट करेंगी। सॉफ्ट जेलेटिन बिजनेस को भी स्टेलिस में शिफ्ट किया जाएगा। और ये फिलहाल एक अपडेट आता हुआ स्टॉक 32 रुपए की बढ़त दिखा रहा है। 6-6.5% तक के गेन्स यहाँ पर देखने को मिले हैं। इनफैक्ट इसके मायने क्या होंगे, इनकी जो एग्जिस्टिंग फिर कंपनी है उसमें क्या रह जाएगा वो समझना ज्यादा जरूरी होगा। और वो कॉल करीब 5 बजे है आज शाम में, लेकिन ये फिलहाल आ चुका है अपडेट। स्टार्टिकली मानस कोई राय स्टार में स्ट्राइड्स फार्मा में 530 के आसपास? देखिए पैटर्न तो बहुत पॉजिटिव है और लगातार अगर आप देखें तो 420 रुपए से स्टॉक हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है। प्राइस ब्रेकआउट हमने ऑलरेडी देख लिया है। 500 रुपए का एक रेजिस्टेंस था, स्टॉक ने उसको ऑलरेडी ब्रीच कर दिया है। आई थिंक अभी भी करंट लेवल से भी आप खरीदारी कर सकते हैं। एक पोजिशनल ट्रेड लेना चाहिए जहां आपके स्टॉप लॉसेस 499 के नीचे रहेंगे, लेकिन इस ब्रेकआउट के टारगेट 600 से लेकर 620 की रेंज में आते हैं। तो करंट लेवल से भी करीब 70-80 रुपए का आपको स्टार में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। इसमें इतनी बार स्कीम ऑफ अरेंजमेंट हुई है वैसे इस कंपनी में कि मेरे ख्याल से 3-4 बार तो हो चुकी है। खैर एनीवे, वो जो मिड कैप सेलेक्ट 9100 की कॉल 5 रुपीज़ से 96 तक गई, 88 पर क्लोज हो रही है। मतलब आज तो खैर पूरा गेम में मिड कैप सेलेक्ट कर रहा है। आज उस एक्सपायरी का पूरा जैसे कहते हैं शानदार मोमेंटम वहाँ पर रहे। कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं जो इस समय बैन अपडेट ले लेते हैं। एक बार चलिए काम करते हैं, बैन अपडेट ले लेते हैं। और काफ़ी स्टॉक्स बैन में वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं। बलरामपुर चीनी आया बैन से बाहर एक दिन के लिए, सिर्फ वापस बैन में जाने की तैयारी, 112% पोजीशन। इंडस टावर बैन में जा रहा है 111%। जी भी एक दिन में ही बैन में वापस। पीएनबी भी बैन से बाहर आया था, वापस एक दिन में बैन में एंट्री 102%। एनएमडीसी 102%, आरबीएल बैंक 101%। और बाहर आने वाला कोई मामला लग नहीं रहा है बैन से, तो सारे के सारे फ्रेश बैन में एंट्री वाले मामले ही लग रहे हैं यहाँ पर। आज कुछ समझ में आ रहा है अनुज, ये इंडस टावर में हो क्या रहा है, क्योंकि इतनी तेजी स्टॉक में बनती दिखाई दी है। पिछले हफ्ते हम वोडाफोन को भी देख रहे थे भागता हुआ, लेकिन इंडस टावर इज इन इट्स डिफरेंट लीग। हजता जो बेट ली जा रही है इंडस टावर पर इस समय, वो ली जा रही है वोडाफोन आइडिया के सर्वाइवल पर। और वोडाफोन आइडिया से डायरेक्ट प्ले है इंडस टावर का, क्योंकि सबसे बड़ा कस्टमर इंडस टावर का वोडाफोन आइडिया है। और अभी वोडाफोन आइडिया ने अपने ड्यूज रीपे करने शुरू किए थे, तो इसके लिए लग रहा है कि शायद ये एक इंटरेस्टिंग प्ले हो सकता है। दूसरा जो मुझे सुनने में आया था हजता, इंडस टावर अब भारती की कंपनी है, लेकिन भारती अभी उसके कैश को पूरी तरह से यूज नहीं कर पाता है, क्योंकि 51% नहीं है उनके पास, 47% भारती के पास है। तो आगे जाते हुए
ये सुनने में आ रहा है कि भारतीय बाकी का स्टेक भी एक्वायर करेगी ताकि वो जो कैश है उसको वो यूज़ कर सके। ये सब मार्केट बज़ है, प्लस ये स्टॉक चीप है। अभी जो रिसेंटली डील हुई थी, एक जो टावर डील हुई थी, उसके हिसाब से अगर आप देखें इंडस टावर सस्ता है। इंडस टावर वो पर टावर वैल्यूएशन ऑलमोस्ट आधे पर है जो ग्लोबल पीयर है उसके हिसाब से। ये 3-4 कारण है कि इस तरीके की बाइंग आपको इंडस टावर में देखने को मिल रही है, लेकिन हर कोई बुलिश है स्ट्रीट पर इंडस टावर। इस चीज का ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है, लेकिन हाँ वाकई में काफी तगड़े वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पर ट्रेड बनता दिखाई दिया है। चलिए आज की क्लोजिंग आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। फ्लैट क्लोज निफ्टी के लिए, निफ्टी बैंक में रिकवरी देखने को मिली है और पूरा दिन निफ्टी मिड कैप इंडेक्स के ही नाम था। तो आज का क्लोज निफ्टी में आप देखिएगा 19672 के आसपास 19601 का लो हमने छुआ था, ऊपर में ऑफकोर्स 19700 तक गए, लेकिन वहां से चूक कर एकदम सपाट क्लोज देखने को मिला है। निफ्टी बैंक्स की चाल काफी बेहतर होती हुई दिखाई दी। डे लो से यहाँ पर इसने अपने आप को काफी संभाला है। अब 44750 के आसपास 150 अंकों का इजाफा इधर। निफ्टी आईटी ने ज्यादा कुछ किया नहीं, लेकिन मिड कैप्स का दिन था, करीब 221 अंकों का इजाफा, शायद वो एक्सपायरी रिलेटेड भी मूव्स देखने को मिले हैं। कुछ खास स्टॉक्स जिनमें सबसे ज्यादा एक्शन बनता दिखाई दिया है आज। पहले तो आप डेल्टा कॉर्प स्क्रीन पर रखिएगा क्योंकि ये आज का सबसे बड़ा एक्सीडेंट था। नियरली 16,500 तक का जो जीएसटी यहाँ पर नोटिस आया है, उसी के चक्कर में स्टॉक 17.5% टूटता हुआ आज 144 के लेवल्स पर आ चुका है। दूसरी तरफ जो एक बड़ा मूव था वो था बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस के केस में ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं कि अक्टूबर 5 यानी कि अगले हफ्ते कंपनी की बोर्ड बैठक होने वाली है। फंड रेज को लेकर 4% के गेंस और बजाज फाइनेंस के साथ फिनसर्व के शेयर में भी अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली है। साथ ही साथ एमसीएक्स भी आज का एक आउट परफॉर्मर बनता दिखाई दिया है। अच्छे वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पर दरअसल तेजी देखने को मिली और मार्केट इस बात पर बेट कर रहा है कि जल्दी अपने नए प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट करेंगे। हालांकि एक आउट परफॉर्मर आया है, 1900 के आसपास यहाँ पर क्लोज बनता दिखाई दिया। कुछ और ट्रेड्स में अगर आप देखें क्या चला और क्या नहीं, तो बैंकिंग काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर रखते हैं। निफ्टी बैंक की जो रिकवरी आई थी उसमें आईसीआईसीआई बैंक का हाथ था, उसमें एचडीएफसी बैंक का थोड़ा सा हाथ था, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक तभी भी पॉजिटिव टेरिटरी में, एचडीएफसी बैंक ऊपरी लेवल से हल्का होकर हल्के से नेगेटिव में जाकर टिका है। इंडसइंड बैंक में कोशिश हो रही थी तेजी की, एक्सिस पॉजिटिव टेरिटरी में आता हुआ, लेकिन रह गया आधे % नीचे। इंडस और कोटक था जो स्ट्रॉन्ग था, स्टेडी था और वहां पर एक पॉजिटिव क्लोज देखने को मिला है। तो बहुत ही मिक्स्ड बैग आपको निजी बैंकों की तरफ से आता दिखाई दिया है। आपके लिए अब हीट मैप लेकर आते हैं। क्लोजिंग पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर गिरने वाले शेयरों की संख्या ज्यादा है आज के दिन। मंदी की तरफ हिंडाल्को, एसबीआई, हीरो मोटोकॉर्प, इंफोसिस जैसे स्टॉक्स, एमएनएम जैसे स्टॉक्स, इंडसइंड बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक्स रहे हैं। ये मंदी की तरफ है। आप तेजी में देखिएगा बजाज फाइनेंस और टाटा कंज्यूमर टॉप ट्रेडेड काउंटर्स, फिर अपोलो हॉस्पिटल जिसमें अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दी है। ग्रासिम में खरीदारी का कॉल आया। आज कोटक भागा है, कोल इंडिया में तेजी, एशियन पेंट में तेजी। जाते जाते थोड़ा सा एक्शन स्टील कंपनियों में देखने को मिला। जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, वायदे में जेएसपीएल में खरीदारी बन रही थी तो यहाँ पर थोड़ी सी हरकत देखने को मिली है। तो कुल मिलाकर ये आपके सामने क्लोज आया है, एकदम फ्लैट क्लोज, लेकिन काफी वॉलेटाइल दिन था आज। 1 पॉइंट की बढ़त पर निफ्टी जाकर टिका है 19675 के लेवल्स पर। अब देख लेते हैं सीधा सौदा में आशीष और नीरज के बीच जो मुकाबला था, कौन से ट्रेड्स जमे, कहां पर सबसे ज्यादा हरकत और सबसे ज्यादा रिटर्न्स बने हैं। आशीष के केस में स्ट्राइड्स फार्मा तेजी का कॉल 10% ऊपर, दीप इंडस्ट्रीज ओएनजीसी से ऑर्डर मिला 5% भागा। बजाज फाइनेंस हम आपको बता ही रहे थे, फंड रेज की डेवलपमेंट पर 4% के गेंस। चोला फाइनेंस आज मंदी की तरफ था, करीब 2% नीचे। डेल्टा कॉर्प 17% का नुकसान इधर नीरज के लिए। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स में 7% का इजाफा, कर्नाटक बैंक में 4% के गेंस, ब्लू स्टार में भी करीब 1.5% तक की बढ़त देखने को मिली है। तो ये आज के आउट परफॉर्मर्स सीधा सौदा की तरफ से। बिल्कुल, चलिए खैर आज काफ़ी वॉलेटाइल सेशन, लेकिन आज का की टेक अवे यही कि मिड कैप इंडेक्स में शानदार रिकवरी। निफ्टी और बैंक निफ्टी ने अपने सपोर्ट 1 को डिफेंड किया। कल वापस जुड़ेंगे आपके साथ और फिर जानेंगे कि ये लेवल्स कल भी डिफेंड हो रहे हैं या नहीं। और मुझे और रशिता को दीजिए इजाज़त, कल मिलेंगे आपसे वापस। शुक्रिया।